सोशल वर्क से आप लोगों का बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है शुरू से, तो ये कहाँ से इसका आगाज़ हुआ? ऐसे शख्स के धोखे में आ गया था कि ये शख्स सिर्फ एक फ्रॉड का नाम है। वो ये कहते हैं कि मैंने बाप बन के पाला। मैं कहता हूँ गलती से मेरे माँ बाप से ज़रूर पैदा हुआ है। 17 से 22 बच्चे स्मगल किए जा चुके हैं। पाकिस्तान में एक ही तो था जिसने ट्रैफिकिंग की थी, बाकी तो सारे दयानतदार ईमानदार थे। 20 महीने 16 दिन आपको लग गए, 7 बार आपकी जमानत मंसूख हुई, क्यों? इसमें 1% भी सच्चाई हो तो मैं अपने बाप से ही नहीं पैदा हुआ। आपके पास इस बात की क्या गारंटी है कि वो उस बच्चे की आंखें निकाल के नहीं बेचेंगे? अगर उसको बच्चे को जाके गला दबा के मार दे, को मैं जिम्मेदार हूँ? जब उन्होंने अडॉप्शन की आपसे बात की तो उन्होंने कहा कि भाई आपको जो है वो प्लॉट हमारे नाम करना पड़ेगा। आपको मैं पानी ला के दूं, आपके गले में सांस की नाली में चली आप मर जाए तो मैं कातिल हो गया आपका। इकरारुल हसन साहब आए, प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, उस प्रोग्राम में वो बच्चा आपने उनकी गोद में रखा एंड जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ आपने बच्चा वापस ले लिया। मुझे लगता है कि झूठ बोलता है ये बच्चा, तो हमने खरीदा है। आपने एक हिंदू लड़के की शादी एक मुस्लिम लड़की से कराई। अगर मैं किसी की शादी करा रहा हूँ, वो तलाक ले लेती है तो मैं जिम्मेदार हूँ उसके। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इल्जाम जो कि बाहर अमेरिकन एजेंसी की जानिब से आप पर लगाया गया। गार्डियनशिप में लिया गया बच्चा, उसके अगर माँ बाप की डेथ हो जाती है तो उसको कल को कुछ भी नहीं मिलता। $6,000 लेकर आप बच्चे जो है वो अमेरिकन को बच्चे फरोख्त किए। जिसकी औलाद नहीं होती, 1-1, 2-2 साल अमेरिका में उन इदारों के धक्के खा के पैसे खर्च करके वो लेटर लेके आते हैं, बच्चा नहीं मिलता उनको। आपका झूला मौजूद नहीं है फिर भी आपके पास बच्चे कहाँ से आए? कोई एक बच्चा भी उन झूलों में डाला जाता है? आपको लगता है ऐसा? सारिम बर्नी साहब जफर अब्बास साहब के साथ बैठते नहीं हैं। इतने जोकर होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मुझे तो नहीं पता ये कौन सा है। सार बर्नी साहब, आबील ने काबिल को मार दिया, तो सच तो यही है, इधर भी आबील और काबिल ही है। अस्सलामुअलैकुम। 24 डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आज का इंटरव्यू जो हम करने जा रहे हैं वो उसकी अगर हम बात करें तो काफ़ी टाइम से हम कोशिश कर रहे थे कि इस इंटरव्यू को जो है वो एग्जीक्यूट करा लिया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं अगर कराची शहर की बात करें या खैर पूरे पाकिस्तान की ही बात करें, NGOs को लेकर हमेशा से जो है वो एक क्वेश्चन मार्क रेज होता रहा है और बहुत बड़े बड़े नाम जिन पर इल्ज़ामात लगे और इल्ज़ामात लगने के बाद किस तरीके से उन्होंने सारी सिचुएशन को टैकल किया और उसके बाद वो दोबारा से जो है वो आवाम के सामने आए इस जज्बे के साथ कि अवामी खिदमत करनी है। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी ही शख्सियत जिनको अगर हम ये कहें कि गुज़िश्ता साल काफ़ी मुश्किल साल रहा उनके लिए, बहुत सारे उतार चढ़ाव उनकी ज़िंदगी में आए, बहुत सारे इल्ज़ामात उन पर लगे, उनमें से कितने इल्ज़ामात खारिज हो चुके हैं और कितने इल्ज़ामात मज़ीद उन पर लगने जा रहे हैं, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सारिम बर्नी साहब, इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। सारिम बर्नी साहब, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि आपके बारे में कहा यह जाता है कि द काइंड ऑफ बैकग्राउंड यू हैव, सोशल वर्क से आप लोगों का बड़ा गहरा ताल्लुक रहा है शुरू से, तो ये कहाँ से इसका आगाज़ हुआ और किस तरीके से अभी आगे बढ़ रहा है? देखिए, सोशल वर्क जो है ना, मैं आपको सच बताऊं कि मैंने हमेशा बिजनेस को तरजीह दी है, लेकिन मैं एक ऐसे शख्स के धोखे में आ गया था कि मुझे पता नहीं था कि वो मेरे घर का होता हुआ एक धोखा है। मैं उसके साथ जुड़ा और काफ़ी ज़िंदगी का एक वक्त मैंने गुजार दिया और बहुत मैं हल्फिया कह सकता हूँ कि मैंने जब से अपने नाम से शुरू किया, मैंने इतनी मेहनत, इतनी दयानतदारी, इतनी ईमानदारी से नहीं किया काम जितना मैंने उस वक्त किया था। लेकिन बहुत टाइम लगा मुझे ये यकीन होने पे कि ये शख्स सिर्फ एक फ्रॉड का नाम है। इस शख्स की हकीकत, सदाकत कुछ भी नहीं है। मैं इसके साथ होते हुए भी एक अंधेरे कुएं में रहा। मेरी आदत नहीं कि जिस शख्स से मैं दूर हो जाऊं या जिस काम से मैं दूर हो जाऊं मैं उसकी बुराइयां शुरू कर दूं, मैंने कभी भी नहीं की। लेकिन अब ये वक्त है कि मुझे जवाब देना है, मुझे जवाब देना पड़ेगा, मैं मजबूर हो गया हूं, तो मैं ये बातें कर रहा हूं आज भी। यानी तो बस सोशल वर्क मैंने कैसे शुरू किया, एक मेरी गलती कह लें या अल्लाह ने मुझे इस तरफ धकेलना था कह लें। फिर जब मैं उस शख्स से दूर हुआ, अलग हुआ, तो भी यकीन जाने आप, मुझे अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था और गुजार सकता था। बहुत मेरे पास ज़िंदगी के कमाने के, शोहरत के, इज़्ज़त के रास्ते थे। लेकिन मैंने इसी की ज़िद में मैं खड़ा हुआ, मैंने बोला नहीं, इसको मैं दिखाऊंगा कि तुम्हें घमंड है, मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम, नाम कुछ भी नहीं होता। और अल्लाह ने वो सब कुछ करके दिखाया कि आज वो खुद
इस बात को एक्सेप्ट करता है। अब तो वो बहुत आगे निकल गए, लेकिन गलत काम से। भाई गलत काम बताओ, मैं आगे निकल गया पीछे निकल गया, उसको छोड़ दो। तुम गलत काम तो बताओ, और बताओ नहीं, सामने लाओ। किसी को भी ये कह देना, वो हमारी वालदा मरहूमा बड़ी अच्छी मिसाल देती थी। उस वक्त बस छोटे थे, ध्यान ही नहीं देते थे इन चीजों पे। आज वो याद आती है, कौवा कान ले गया, तो अपने कान को नहीं देख रहे मौजूद है या नहीं है, कौवे के पीछे भागे जा रहे हैं। तो हम तो ऐसे लोग हो गए बिल्कुल ही, जिसने जो कह दिया लो, उसने कहा जी रहमतुल्लाह अलैह, तो सबने कहा वाह भाई रहमतुल्लाह अलैह ये। उसने कहा चोर है, तो सबने कहा चोर है ये। हमारे यहाँ लीडरों को देख लें आप, वो लीडर जिसको रहमतुल्लाह अलैह बनाया गया, उसको आज चोर बना दिया गया, और जिसको चोर बनाया गया था उसको रहमतुल्लाह अलैह बना दिया गया। तो हमारा निज़ाम, हमारा मीडिया, हमारी सोचें बड़ी महदूद हैं। पॉलिसी मैटर है, बस हर काम पॉलिसी। मेरा केस क्या था, जिसको देखो पॉलिसी मैटर है। अबे भाई कानून की बात कर, मैंने ये जुर्म किया है नहीं किया, ये मुझ पे लागू होता है नहीं होता। पॉलिसी मैटर कौन सा कानून है? या तो एक कानून बना दो जिसका नाम पॉलिसी मैटर रख दो, जिसकी एक किताब हो कि पॉलिसी मैटर क्यों होता है और क्या होता है। तो ये आप अपना खुद मजाक बनाते हैं, किसी भी इज्जतदार की इज्जत उछाल करके आप कहते हैं सॉरी गलती हो गई थी। तो ये सॉरी गलती हो गई से काम नहीं होता ना। या आपके लिए आसान भी बहुत है किसी पे कुछ भी साबित कर देना। आप तो किसी के भी जगह से जाके बल्कि कैमरे ले आके दिखा भी देते हो, देखो इस जगह से हमने ये चीज बरामद कर ली। एक दो बार वैसे मैंने भी ये किया था किसी टीवी प्रोग्राम वालों के साथ जाके, तो बरामदगी होना भी कोई इशू नहीं होता किसी के पास। मगर आपको ये सोचने और समझने की जरूरत है कि हम इसकी जो इज्जत उछाल रहे हैं, तो कल ये बारी हमारी भी आनी है। ऐसा ही है, ये तो कहते हैं ना पहिया है जो चलता है। हाँ। मुझे बताएं, अगर बस आखिरी बात इसको मैं खत्म कर दूं, आप रेस लगा रहे हैं मुझसे, मैं तो नहीं लगा रहा आपसे, आप लगा रहे ना, तो रेस में जीतिए। मुझे टांग अड़ा के गिरा के आपको मैं जीत गया, नहीं, तुम हार गए। अच्छा, मुझे बताएंगे जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उनकी ही अगर हम बात करें तो उनकी जानिब से कहा यह जाता है कि चूंकि उनका ताल्लुक आपसे ऐसा है कि आप जितना मर्जी इनकार कर लें, खून का रिश्ता है। वो ये कहते हैं कि मैंने बाप बन के पाला, मैं यतीम था। नहीं, वो कह रहे हैं मैंने बड़ा भाई बाप की जगह होता है। वही पूछना चाहिए, मैं यतीम था। मेरे बाप के होते हुए कोई कैसे बाप बन के पालेगा? मेरे बाप ने पाला है, मेरे मुंह में सोने का नवाला मेरे बाप ने डाला है। मैं जब पाँव जमीन पे नहीं रखते थे ना, तो मेरे बाप ने उस वक्त मुझे गाड़ी दिला रहा था, हमने शौक में मोटरसाइकिल ली थी। ठीक है, जब मेरे पाँव भी जमीन पे नहीं लगते थे, और जब मोटरसाइकिल से दिल भर गया तो उसने गाड़ी दिला दी थी। सारी जिंदगी हमें शहंशाहों की तरह पाला उस बाप ने। तो उस बाप के होते हुए मैं इतना घटिया बाप बनाऊंगा, इतना बेहुदा बाप बनाऊंगा? और कौन सा बाप है जो अपनी औलाद की जात पे कीचड़ उछालता है? वो तो अपनी औलाद के गुनाह और जुर्मों पे पर्दा डालता है। तो ये कौन सा बाप है ये? वो कह रहे हैं, उनका कहना ये है कि उन्होंने जिस तरीके से आपको पढ़ाया लिखाया, आपको अपनी एसोसिएशन के साथ जोड़ा, आपको काम सिखाया, सोशल वर्क उन्होंने आपको सिखाया बरतानिया में रहते हुए। अब वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जितना आपको सिखाया बरतानिया में रहते हुए ना, आपसे उनका जो बुनियादी इख्तलाफ है वो ये है कि जिस तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते थे, जी जी, जिस तरीके से उनके मुताबिक जिस तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते थे, आपने सहारा लिया मीडिया का, बिल्कुल लिया, मॉर्निंग शोज का, बिल्कुल लिया। और वहां पर जब ये कल्चर बहुत ज्यादा हमने देखा भी, हमारा एक दौर था जब हमने देखा कि मॉर्निंग शोज पे शादियां होती थी, वहां पर आप भी होते थे, भाभी भी होती थी, बिल्कुल होते थे। तो वहां पर जो है वो गलीज शादियां कराई जाती। गलीज कहाँ है? वो उनका कहना ये है कि कुछ क्या है उसके अंदर, वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे थे जिनकी उन्होंने 7 से 8 तलाकें उन्होंने कराई। गलीज ये वो, इसको शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो एक यतीम बच्ची की बजाय इसके घर बसाता और घर उजाड़ के बता रहा है कि 7 से 8 तलाकें मैंने कराई हैं। ये उन शादियों को जाली कह रहा है और तलाकों को असल कह रहे हैं। यानी जो जाली शादी हुई है उसकी असल तलाक कैसे होगी? जेलिसी जो है ना इंसान को, हासद जो है ना, वो अपनी हसद में मरता है। ये अपनी हसद में मर रहा है। नहीं तो मुझे बताया उन्होंने, उनका जो प्रॉपर, अगर हम स्टेप बाय स्टेप चले, उनका ये इल्जाम था आप पे कि उन्होंने जब आपको अलहदा किया फ्रॉम हिज ऑर्गेनाइजेशन, हाँ वो कह रहे हैं फ्रॉम हिज ऑर्गेनाइजेशन, दैट वाज बिकॉज ऑफ करप्शन।
बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। हाँ, तो उनको कोई कार्रवाई भी तो करनी चाहिए थी ना। क्या पता उन्होंने भाई समझ के छोड़ दिया, छोटा बच्चा है, नादान है। मेरा करप्शन तब हुआ जब मैं मीडिया में बहुत ज्यादा हाईलाइट होने लगा। मेरा करप्शन तब हुआ जब नाम उनका था और काम मेरा था, शक्ल मेरी थी। उनका नाम लेके लोग मेरी शक्ल पे पुकारते थे, वो समझते थे उस नाम का मैं आदमी हूँ, तब मेरा करप्शन हुआ। इतना तो इंसान को हासिल नहीं होना चाहिए किसी पराये से भी। अब उन्होंने जो आप पर इल्जामात लगाए ना, बड़े संगीन है वो। मैं एक बात आपको कहूं, शाइस्ता, गलीज शादियों की, शाइस्ता, इन गलीज शादियों वाली लड़कियों लड़कों को बिठाएं जिनकी कहाँ है वो कहते हैं कहाँ है वो लोग। तलाक़ें तो इन्होंने करवाई हैं, शादियां तो आपने कराई हैं। मैंने करा दी ना, मैंने घर बना दिया, उसके बाद आपने उजाड़ा तो इन्होंने। मतलब उसके बाद जब आप किसी की शादी कराते हैं सुने तो सही, मुझे अभी छोड़ देना, पहले उजाड़ी हुई शादियों को डिस्कस कर लेते। जिनकी शादियां उजाड़ी हैं उन दोनों को तो बुला के बिठा दें कि उसमें लड़का क्या कह रहा है, लड़की क्या कह रही है, सही को ने गलत को, पहले ये तो साबित कर ले। और तलाक़ें, कल अगर इनके घर में तलाक हो जाए तो मैं करवाऊंगा, कल अगर इनका दामाद बुरा निकल लिया है तो वो मैं करवाऊंगा। या जो बाप अपनी बेटी रुखसत करता है और बेटी को वह मार दिया जाता है तो वो शादी मैं कराता हूँ। जिसकी बेटी पे तेजाब डाल दिया जाता है उसकी शादी मैं कराता हूँ। ये बेकार बातें हैं। इंसान आंखें खोल के अपनी शऊर के मुताबिक किसी अपनी बच्ची को ये शादी कराता है, आगे घर नहीं बसा पाती या उसकी जान को खतरा हो जाता है, उसकी इज्जत को खतरा हो जाता है। ये हालात हैं, निजाम है, माँ बाप के साथ ये होता है। तो इसमें किसी पे इल्जाम ठहरा देना बेजा क्यों? उनका इल्ज़ाम ये है कि आपने एक हिंदू लड़के की शादी एक मुस्लिम लड़की से कराई जो कि आपके पास आई थी कि उनके वालिद बहुत बीमार हैं और उनको जो है वो हेल्प चाहिए। आपने कहा कल मॉर्निंग शो में चलते हैं और वहाँ पर आपने उनकी शादी करा दी और आपने शो ये किया कि लड़के ने अपना मजहब तब्दील कर लिया जबकि नहीं किया था। वो लड़की इनके कांटेक्ट में होगी, उसे ले आए। वो लड़का इनके कांटेक्ट में होगा, उसे ले आए, बात खत्म हो जाएगी। आप इसको डिनाई करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, मैंने जिस हिंदू लड़के की शादी कराई वो तो हिंदू था, वो मुसलमान हो गया था। ठीक है, मॉर्निंग शो में नहीं, मॉर्निंग शो में किसने कहा आपको? ये सब हवाई फायर है ना, हकीकत पे बात करते हैं ना। मैं आपको बताता हूँ, मैंने होस्ट को कहा, रमज़ान चल रहे थे, कि एक बच्चा मेरे पास है, वो एक दिन रोज़ा खोल रहा था तो मैं हैरान हुआ। बोला भाई तुम तो ऐसे रोज़ा रख के, हिंदू लड़का था। कहने लगा नहीं सर बस वो ऐसे ही शौक है मेरा, तो मैंने ऐसे ही रोज़ा रख लिया। बोला अच्छा। 2 दिन के बाद मुझे कॉल आई, सर वो जो है ना मुसलमान हो गया। तो मैंने उस होस्ट को कहा, मैंने बोला यार बेहतर है हम एक अच्छा मैसेज है, रमज़ान का मैसेज हो जाएगा कि शाम के प्रोग्राम में हम उसको जो रमज़ान ट्रांसमिशन है उसमें बिठा के हम उसको कलमा पढ़वाएं और ये सोच से कि रमज़ान देख करके इसका दिल चाह और ये मुसलमान हो गया, इसकी एक सोच बनी। ये मकसद तो नहीं था आपका कि कैमरा के सामने कलमा पढ़ाएं और क्रेडिट ले लें? मैं आपको मतलब बता देता हूँ ना, कलमा पढ़ा लिया, क्रेडिट ले लिया, किसी ने उसके कपड़े उतार के तो नहीं चेक किया होगा कि मुसलमान हुआ या नहीं हुआ। आज जाके उसके कपड़े उतार के चेक कर ले वो क्या है। आज मेरे पास से गया हुआ उसको काफी टाइम हो गया, आज वो क्या है, उसका आईडी कार्ड किसने बनवाया, क्या मैंने बनवाया, वो चेक कर लीजिए। भाई कोई मुसलमान हो, कोई मुसलमान हिंदू हो, मैं कोई ठेकेदार लगाऊं किसी का? मैं कोई इसका जिम्मेदार हूँ? फिर जिसको कहा कि जी धोखे से करा दी, वो इतने नन्हे थे, उनके अब्बा बीमार थे। नहीं, उन्होंने कहा यतीम थी, अब्बा बीमार किसने कह दिया उसके अंदर? वो कह रहे हैं, और उनका कहना है वो बच्ची आपके पास यही कहकर आई थी कि मेरे वालिद बीमार हैं एंड आई नीड योर हेल्प। बच्ची का बाप इस वक्त का मुझे नहीं पता, कहेंगी तो पता कर लूंगा जिंदा है या नहीं है। मेरे मुंह से सुनने के बजाय स्टोरी उसके मुंह से सुन लीजिए। आप कह रहे हैं वो यतीम थी? मैं नहीं कह रहा, आपने यही कहा ना कि मैंने कहा उन्होंने ये बताया था। बीमारी का तो कहीं बाप का जिक्र ही नहीं था कि ये बच्ची यतीम है। मुझे तो नहीं पता था वो यतीम है या कुछ कुछ भी है। उसका बाप उसके बाद मेरे पास आया भी था, पूरी स्टोरियां लेके, अपनी बीवी की भी और उसके भी। ये भी बताया कि उसने ये भी कहा था मेरी वाहिद औलाद है, उसके और बच्चे भी हैं। ठीक है, तो मैं किसी की, मैंने कहा ना, आपने जब शुरू बात की थी, मैंने कहा मैं अपने मुताल्लिक, अपने इदारे के मुताल्लिक बात करूंगा। मैं किरदार कशी नहीं करता, क्योंकि मैं काम करता हूँ, मैं अपना काम बता सकता हूँ। मेरे पास, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, जैसे आपने बात की ना कि अब ऑब्वियसली बात है आपको पता नहीं होता कि अगला बंदा कौन है, क्या सच बोल रहा है, क्या झूठ बोल रहा है। अगर आप एक सोशल वर्क कर रहे हो, आपको लगता नहीं थोड़ी सी छानबीन कर लेनी चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें यहाँ पर तो स्कैम्स दरवाजे पर हो रहे हैं। छानबीन हम क्यों करें?
जब एक माँ अपनी बेटी को ला रही है और उससे पूछा जा रहा है कि इसकी शादी करना चाहती है, वो कहती है हाँ मैं करना चाहती हूँ, मुझे छानबीन करने की जरूरत क्या, मैं तो एक अच्छा रिश्ता कर रहा हूँ ना, एक अच्छा निजाम कर रहा हूँ ना, छानबीन की मुझे जरूरत नहीं है। अगर वो तलाक हो गई तो तलाक हो गई, मुझे उससे क्या लेना देना है। देखें, किसी चीज का किसी ने ठेका नहीं लिया होता, किसी के घर में मदाखलत नहीं की जा सकती, ठीक है ना। कितनी बच्चियां हमारी जिसको हम बुरी तरीके से डांटते हैं, इवन कभी कभी बाकायदा, यकीन जाने ये लफ्ज बुरा लगेगा सुनने में, कि जलील करना पड़ता है उनको, क्योंकि वो अपने मियाँ के साथ जाती कर रही होती हैं इस बलबूते पे कि इदारा हमारे साथ खड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमें फिर सख्ती करनी पड़ती है, हमें एक अजनबी मर्द जिससे ब्याहते हैं उसका साथ देना पड़ता है, क्योंकि हमें उसका घर बसाना है, हमें उसका, ठीक है ना। किसी पे भी कोई तोहमत लगा देना सबसे आसान काम है। अपने आप को हीरो बनाने के लिए आप किसी के भी कपड़े उतार दें, और आप तो ऐसे हैं माशाल्लाह कि आप किसी के नहीं, आप शोहरत के लिए अपने भी उतार सकते हैं। तो ऐसे लोगों की बात को मुझ जैसे शख्स से ना जोड़ा जाए तो बेहतर है, मेरा ख्याल है। ठीक है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे उन्होंने तो ये बात की कि मैंने आपको इदारे से अलग किया बिकॉज ऑफ द करप्शन। अच्छा, कर दिया ना आपका, आप उनकी छोड़ दें, आप मुझे बताएंगे नहीं, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट कि भाई से भाई अलहदा हो गया, यकीन करेंगे और भाई के बिल्कुल मुकाबले पे लाकर जो है वो आपने ऑर्गेनाइजेशन, आप यकीन करेंगे इस बात को? बताएं। करेंगी? ये मैं कलमा पढ़ के कहने लगा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ एक ही रीजन था कि अल्लाह मुझे इज्जत दे रहा था और वो शोहरत का भूखा था। इसके अलावा कोई न जमीन, न जायदाद, न पैसा, न XYZ कुछ। हम पे तो बड़ी सारी बातें होती रही हैं। किसी आप ही की एक होस्ट ने मुझसे एक बड़े चैनल की होस्ट का नाम लेके कहा कि हमने सारिम भाई सुना है कि मैं आपको स्क्रीन पे नहीं लेकिन सामने उस होस्ट को भी लाके खड़ा करके पूछवा दूंगा ये बात। हमने सुना है कि आप दोनों ना उस लड़की पे जो है ना आपका झगड़ा चल रहा है, आप उससे करना चाहते हैं और वो भी उससे करना चाहता है। मैं बोला खुदा के वास्ते, मेरे लिए तो बहनों की तरह है, दूसरे का मुझे नहीं पता वो क्या सोचे बैठा है, या आप ऐसे ही हवा में तीर मार रही हैं, ठीक है। तो यहाँ तो कोई भी किसी के लिए कोई भी बात कस देता है, उसका जिम्मेदार तो दूसरा नहीं बन जाता ना। या मैं अपना काम छोड़ के क्लियरेंसी देता रहूं, ठीक है। मैं, आप यकीन जाने, ये इक्का दुक्का ये यूट्यूबर ये जो होते हैं, ये जो इंटरव्यूज में अब आने लगा, मैं तो आना ही नहीं पसंद करता था। मैं पहले तो आपने जब आपने शुरुआत की थी तो इंसार बनी साहब का ये भी कहना है, सॉरी मैंने नाम ले लिया, उनका ये भी कहना है कि आप उनकी बात कर रही हैं, मैं तो किसी और की बात कर रहा हूँ ना। आप जिसका नाम ले रही होंगी आपको पता होगा। लेकिन चले, मैंने माफी भी मांग ली है। मैं ये बात कर रही हूँ कि जिस तरीके से उनका कहना है, आपने कहा ना आप इंटरव्यूज में नहीं आते, तो वो उनका जो आपके लिए क्वेश्चन रेज उन्होंने किया था कि आपको मीडिया में आने का शौक था, आपको फेम चाहिए था, इसीलिए आप मॉर्निंग शोज में भी बैठ रहे थे, आप हर जगह बैठ रहे थे। अब आप इसको डिनाई कर रहे हैं। ऐसे ही कर लेते हैं, इसी बात को सच कर लेते हैं। तो इशू क्या है इसके अंदर? का मुझे शौक है तो आप क्यों चल रहे हैं उससे? क्योंकि आप नहीं आ पा रहे। दूसरी बच्चियों के बलबूते पे या बच्चों के बलबूते पे अगर आप फेम ले रहे हैं, बलबूते पे, उस बच्ची के कौन से बलबूते पे फेम ले रहे हैं? किसी भी बच्ची के जो आपके पास आ रही है, उसमें मजबूर है अगर किसी की तो आप इस वक्त क्या कर रही हैं? चलिए अपना बताइए, आप क्या कर रही हैं इस वक्त? मेरे बलबूते पे आप फेम ले रही हैं फिर? नहीं, मैं तो आपसे सवाल कर रही हूं। मैं तो आपने मुझे बिठाया, देखिए आपने मुझे बिठाया मेरे मुताबिक, नहीं आपसे पूछ रही हूं, कंसर्न से, तो मैं उसको क्या गन पॉइंट पे लाता था किसी बच्ची को? नहीं, आप देखें, आप सब देखें, सारे मुझे बताएं, मैंने आपका नाम तब्दील किया, नहीं, नाम मैंने आपका, ये भी सुनिए, नाम तब्दील सुन लीजिए, नाम तब्दील सुन लीजिए। नाम तब्दील, हमारी लड़की जो आती है, मैं आपको बताता हूँ, हम खुद नाम तब्दील करके लेके आते हैं। आप पर इल्जाम है, क्यों? सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना, आप सुन लीजिए ना। इसलिए लेके आते हैं कि हमारी ख्वाहिश होती है कल को इस माशरे में जाके दोबारा जीना शुरू करे। हम उसका मुंह ढक करके लेके आते हैं, उसका नाम बदल के लाते हैं, उसके घर वालों को एक मैसेज देने के लिए लेके आते हैं कि इन चीजों को, जो इस बच्ची को तकलीफ है, इसको दूर करो। माशरे की आंख खोलने के लिए लेके आते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हो रही है माशरे के अंदर, इनको अपने घरों में दूर करो। उसमें नाम बदल के लाते हैं तो क्या हो गया, उसमें नकाब लगा के लाते हैं तो क्या हो गया, कोई डमी तो नहीं लेकर के आ रहे। वो कहते हैं सारे प्रोग्रामों में डमी लोगों को बिठाया जाता है, वो सब कुछ सही है। अगर हम, आप नहीं बिठाते, आप नहीं लेकर गए। मैं कह रहा हूं कोई एक केस डमी दिखा देना, खुदा की कसम जूता उठा के मारिएगा आप यहाँ पे मुझे, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं आपको। कोई डमी केस नहीं, कोई स्कैम नहीं, एक सिंगल डमी केस हो। मैं कह रहा हूं, मैं डमी केस में बैठना नहीं पसंद करता। एक चैनल पे शादी हो रही थी,
मैंने ही उनको रिश्ता दिया था, बाहर का था। मैं बोला आप करें, मैं आ जाऊँगा, जो उसमें सपोर्ट होगी वो भी कर दूंगा। बातचीत हो गई, फिर मैं इतना बिजी होता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिला। फिर उन्होंने बुलाया, वो हो गया सारे, मैं गया तो मुझे शक हुआ कि ये वो वाली बच्ची तो नहीं लग रही मुझे। फिर मैं इतना पहचानता भी नहीं, इतना वो बिजी होता हूँ चीज़ों में। तो पता चला कि वो एंड टाइम पे वो लोग जरा पीछे हट गए थे, तो इन्होंने किसी और को बिठा दिया। कसम खा के कह सकता हूँ, और आप बोलेंगी मैं ऑन एयर नहीं, अलग से आपको चैनल होस्ट उनसे मिलवा भी दूंगा और पूछवा भी दूंगा ये बात, ठीक है। मेरे माइक लगा हुआ, मेरी मिसेस को माइक लगा हुआ, हम स्टूडियो में जाने को तैयार हैं। मैंने पता नहीं कोई बात पूछी तो उस पर घुमाया, मैंने बोला कौन है ये, कोई नहीं सर भाई, असल में अब वो करना था ना, आज तो बस इमरजेंसी में करना था तो हमने वो बैठा। मैं बोला मैं नहीं बैठूंगा। अब मेरे इल्म में, मुझे अगर धोखे में हो जाता तो हो जाता था। मैं बोला मेरे इल्म में, कसम से मैं वो माइक उतार के उनसे माजरत करके आया। उन्होंने बहुत कहा कि आप बैठिएगा वैसे जैसे पार्टिसिपेट करिएगा। मैं बोला डमी में मैं ये नहीं कर सकता, ठीक है। मेरी जितनी मैंने टीवी पे शादियां कराई हैं, लाइव उनका निकाह करवाया है। ये डमी शादी भी है ना अगर, तो दीनी तौर पे, कानूनी तौर पे वो शादी है, उससे कौन मुनकिर हो सकता है। आज उनके कितनी फैमिलीज हैं जो बच्चे हैं, वो उन्होंने 7 बता दी और 7,000 नहीं बताई जो अपने घर बसाए में। क्या पता वहां शादी का निकाह किया, बाहर निकले तलाक ले ली, मामला अलग अलग ले। हम जिम्मेदार हैं उसके? नहीं मतलब आप लोगों का हम किसी चीज में हिस्सेदार हैं। अगर मैं किसी की शादी करा रहा हूँ, वो तलाक ले लेती है तो मैं जिम्मेदार हूँ उसके, या वो दे देता है तो मैं जिम्मेदार हूँ। ये जितनी पाकिस्तान में दुनिया में तलाकें हो रही हैं, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। वो शादियां मैंने जो शादियां कराई हैं, जो निकाह जिनमें आप गवाह बने, उसमें तो देखें आपकी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी तो होती है ना। यू पीपल जस्ट ट्राई टू, 1% भी जिम्मेदारी नहीं है। बालिग होकर के शादी होती है तो बालिग होने के बाद दूसरा कैसे जिम्मेदार होगा उसका? नहीं, आप गवाह बनते हो, आप जिम्मेदार हो, आप बड़े हो, आपका इदारा सपोर्ट करता है ना। मतलब अगर आप करा रहे हो किसी यतीम बच्ची की शादी, मैडम गवाह बनते हैं उस निकाह के, इस चीज के गवाह नहीं बनते कि जी ये निभाएगी या ये निभाएगा। ये इसके लिए तो दुआ गो होते हैं हम, कि अल्लाह करे ये दोनों अपने घर को बसाएं। इसके लिए कोई जिम्मेदारी थोड़ी ले लेते। अभी मैं अच्छा आप करने दे मुझे, मैं अभी सारे घर बसवा देता हूँ, उजड़े हुए जो है वो भी बसवा देता हूँ, फिर बसाने दीजिएगा। मैं छित्तर मारूंगा ऐसे कि उनके अच्छे भी घर बसाएंगे। फिर आप एक कैमरा लेके खड़ी हो जाएंगी, ये कौन सा तरीकेकार है, आप जबरदस्ती कैसे किसी के घर बसा रहे हैं, ये तो आप हमें जीने तो दें भाई। नहीं आप जिए, सबको जीने का हक है। मुझे ये बताएं कि कहा ये जाता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन, सब बातें कहा जाते पे कर रही हैं। अच्छा ठीक है, कहा ये जाता है, क्योंकि मुझे क्लैरिटी चाहिए ना। मुझे वो नहीं चाहिए कि मैं कोई भी बात कर दूं और अच्छी कुछ बात अच्छी बात। कहा ये जाता है कि आपका जो इदारा है सारिम बर्नी इंटरनेशनल ट्रस्ट, ये चाइल्ड ब्यूरो से जो है वो NOC नहीं ली गई, रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसा है? अब इसका जवाब मुझे तो नहीं देना चाहिए, आप बताएं ना। अगर किसी ने आप पर इल्जाम लगाया, मैं तो झूठ बोलूंगा ना, लेकिन आपका जवाब तो रिकॉर्ड पे आ जाएगा ना। मैं वही रिकॉर्ड पे ला रहा हूँ। जो इदारे हैं रजिस्ट्रेशन से, उनसे पूछिए हम वहाँ रजिस्टर्ड है या नहीं है। आप वहाँ पर रजिस्टर्ड है? मैं आपको कुछ कह ही नहीं रहा, मैं पूछ रही हूँ। मैं आपको कुछ कह ही नहीं रहा। आप चाइल्ड ब्यूरो में मैं तो आपसे झूठ बोलूंगा, मुझ पे इल्जाम है, मैं उसे डिनाई करूंगा। नहीं आपका इदारा, अच्छा 2-3 रजिस्टर्ड इदारे होते हैं। आदमी नहीं हूँ जो अपने कान चेक किए बगैर कौवे के पीछे भागूंगे, कौवा कान ले गया मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ। भाई मेरे कान है, मुझे पता है। कोई कह रहे नहीं है तो सही कह रहा होगा, मुझे तो पता है कि मेरे कान मौजूद है, तो कहता रहे कोई। मतलब आप ये कह रहे हैं, अच्छा ये जो आपके ऊपर इल्जाम है कि सारिम बर्नी ट्रस्ट जो है ये हुकूमत के जो डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, वहां पर भी रजिस्टर्ड नहीं है। किसने आपको कहा कि वहां होना जरूरी है? मैं बता रही हूँ, ना ही सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन से रजिस्टर्ड कराया गया है और ना ही महकमा दाखिला सिंध की जानिब से बतौर NGO किसी किस्म की क्लियरेंस दी गई है। शर्म और दूध भरने का मुकाम है कि एक इदारा रजिस्टर्ड ही नहीं है और वो इस मुल्क में चल रहा है। और उन इदारों में शामिल है जो कि चंद इदारे हैं जिनका नाम बहुत बड़ा है। मैं कह रहा हूँ ये तो शर्म का मुकाम है कि वो इदारा के रजिस्टर्ड भी नहीं है और चल रहा है। डिनाई कर रहे हैं आप, कह रहे हैं इदारा रजिस्टर्ड है। मैं ना हाँ कह रहा हूँ ना कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जिस इदारे में रजिस्टर्ड होते हैं उनसे पूछे क्या मैं या नहीं है। मैं क्यों जवाब दूं? आप क्योंकि आप एक मैं इदारा... तो झूठ बोलूंगा। नहीं देखिए मुझे तो ये बताया जा रहा है मैं तो एक झूठा इंसान हूँ। नहीं तो मैं तो झूठ पे हूँ। मैं क्यों बोलूं? देखें झूठ और सच का फैसला तो देखिए ना मैंने करना है ना आपने करना है।
आप अब ये इल्जामात कुछ लगते हैं और वो इल्जामात ऐसे होते हैं जिनको लेकर आप बड़े वो होते हो कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है। का जवाब देने नहीं बैठा कतई तौर पे, मैं उन लोगों को मुतमईन करने बैठा हूँ जो मुझसे प्यार करते हैं, जो मुझको चाहते हैं। बुरे ने बुरा जाना, भले ने भला जाना, जितना जिसका ज़र्फ था उसने हमको वैसा जाना। तो मुझे इस चीज की परवाह नहीं है। जो लोग मेरे लिए कंफ्यूज है ना कि यार हकीकत क्या है, मैं उनके लिए बैठा हूँ। मैं किसी चीज का जवाब देने नहीं बैठा, मैं सिर्फ उनको मुतमईन करने बैठा हूँ कि आप मेरे साथ थे, सही थे और मैं ऐसा ही हूँ जैसा आपने समझा है मुझे। अच्छा, बस सबसे बड़ा जो अगर हम इस पूरी पूरे सिनेरियो में देखें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इल्जाम, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का इल्जाम, सबसे बड़ा इल्जाम बिल्कुल ये आप पर लगा। और कहा ये जाता है कि अमेरिकन एजेंसी, क्योंकि कहा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बिकॉज़ इट वाज ऑल ओवर सोशल मीडिया एंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जवाब दूंगा, बिल्कुल कहिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इल्जाम जो कि बाहर अमेरिकन एजेंसी की जानिब से आप पर लगाया गया और उसके बाद FIA ने उसको रिपोर्ट किया, वजारत दाखिला को ईमेल मौसूल हुई, वजारत खारजा को ईमेल मौसूल हुई, और उसके बाद FIA ने जब आप अमेरिका से वापस आ रहे थे आपको एयरपोर्ट से अरेस्ट किया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इल्जाम सारे बढ़ने पे बिल्कुल किया, बिल्कुल ऐसा ही है। अब आपने बातें कर ली, अब आप मुझे बताइए कहीं लेटर में, अमेरिकन एजेंसी के लेटर में, उनके ईमेल में, किसी बातचीत में कहीं ट्रैफिकिंग का लफ्ज यूज है? कहीं स्मगलिंग का वर्ड यूज है? उन्होंने कहा आप बच्चे फरोख्त किए हैं आपने। ये आप खबरों की यूट्यूबर फजूल से यूट्यूबरों की बात कर रही हैं, आप मुझसे कागजी बात करिए। पूरे केस के पेपरों में कहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी ने या एजेंसी ने ये कहा है ये ट्रैफिक हो रहा है? मुझे कहीं एक जगह लिखा हो बता दें। आप कह रहे हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस था बड़े पैमाने पर और बहुत सारे लोगों को, खैर वो तो हम आगे चल के बात करेंगे, बहुत सारे लोगों से कॉन्टैक्ट भी हुआ, बहुत सारे लोगों ने इससे हाथ भी उठाया जिसमें हमारे बड़े बड़े नाम शामिल हैं, उस पर तो बाद में आएंगे। लेकिन आप कह रहे हैं कि लेटर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, स्मगलिंग का कहीं जिक्र नहीं था। कहाँ है? और ये जो खबरें चला रहे थे सारी बेबुनियाद खबरें, झूठ थी। खुल के कहता हूं आपको, सब झूठ था। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चलने वाली खबरें सब झूठ था। आप मुझे देखें, मैं उन बातों को कह रहा हूँ जो आप कह रही हैं, ठीक है? मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं कतई इस बात पे बात नहीं कर रहा कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं भी एक आम सा इंसान हूँ। जितनी खबरें थी वो सब झूठ थी, सिवाय इसके कि मेरी FIR कटी FIA में, मुझ पे चार्ज लगाए गए FIA में कि मैं ट्रैफिकिंग कर रहा हूँ, मैं स्मगलिंग कर रहा हूँ। अब एक बात हम करते हैं आपस में, ठीक है? मैं बेच रहा हूँ, किसी से खरीद रहा हूँगा, वो कहाँ है केस में? अभी जैसे हमने, अगर ये जो सिंबॉलिक केस था, अभी मेरी बात पूरी सुन लीजिए। सवाल क्या, मैंने कहा जवाब दे दूं। नहीं, वो सुन लीजिए। वो कहाँ है जिससे मैंने खरीदा है? उसने कहा कि मैंने बेचा है, तो वो बाहर क्यों और मैं अंदर क्यों था? ठीक है, अब यहाँ से सफर आगे करते हैं। मैंने खरीद लिया, अब मैंने बेच दिया, जिसको बेचा है वो बाहर क्यों है, मैं अंदर क्यों था? ठीक है, ये ट्रैफिकिंग क्या कहीं दुबई और सऊदी अरब हो रही थी कहीं पे? नहीं, मैं भी मान लेता, मैं क्लियर भी नहीं कर पाता। ये तो बात हो रही है अमेरिका की। क्या अमेरिकन वीजा मिल जाता है लोगों को? अब क्या अमेरिकन इमिग्रेशन, सुनती रहिए, अब आप देखें, अब आपने एक सवाल किया है ना, एक साथ दीजिएगा, जैसे मैं एक साथ सारी बातें कर रहा हूँ। फिर वो बात में बात आगे अच्छा चले आप कर लीजिए। नहीं आप बोले, मैं सुन रही हूँ आपको, बोले। अमेरिकन इमिग्रेशन आसान होता है? नहीं, डिफिकल्ट। 25-30-40 हजार डॉलर जिसकी औलाद नहीं होती, एक 2-2 साल अमेरिका में उन इदारों के धक्के खा के, पैसे खर्च करके वो लेटर लेके आते हैं, बच्चा नहीं मिलता उनको, मुख्तलिफ इदारों में धक्के खाते हैं यहाँ करके, ठीक है, चीट होते हैं लोगों के हाथों, और फिर अगर कहीं से बच्चा मिल जाए तो फिर इधर लाखों रुपए वकीलों को देने पड़ते हैं, उनकी कस्टडी कोर्ट के थ्रू लेनी पड़ती है, फिर वो यहाँ से इस्लामाबाद जाते हैं, इस्लामाबाद में प्रोसेस कराते हैं, फिर उसको वीज़ा लगता है, वीज़े के थ्रू वो बच्चा जाता है वहाँ पे। इसमें ट्रैफिकिंग कहाँ पे है? इसमें स्मगलिंग कहाँ पे है? आप पर देखें, इल्ज़ाम ये है कि जो बच्चे, अब मुझे बताएं, बहुत सारे ऐसे बेऔलाद जोड़े मौजूद हैं जिनको आपने, जिनकी गोदों को भरा है, ये इसमें तो कोई डिनाई नहीं है। अब जो खास तौर पर कहा यह जाता है कि आप अमेरिकन बेऔलाद फैमिलीज को बच्चे देते हैं, ये भी आपने इसको भी तस्लीम बिल्कुल किया। ऐसा ही बस उन्हीं को देते हैं और किसी को नहीं।
अब उन बाकियों को भी देते होंगे, लेकिन लोगों ने ये एतराज किया है कि आप पाकिस्तान में नहीं देते। नहीं देता, आप पाकिस्तान में लोग क्या, मैं कह रहा हूँ नहीं देता। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, मैं खुद मान रहा हूँ, अब इसका जवाब भी दूंगा। अमेरिका को दे रहे हैं, पाकिस्तान में औलाद लोगों को नहीं नहीं, और भी तो जगहों पे दिए हैं, और भी दिए हैं, और भी बिल्कुल दिए हैं। मैं तो इसलिए नहीं बता रहा कि इतनी बेहतरीन तफ्तीश से ये काम किया गया है, सिर्फ एक अमेरिका ही पकड़ा गया है बस। अमेरिका ने तो खुद कांटेक्ट किया ना। क्यों किया? क्योंकि उनको शक हुआ। शक नहीं हुआ, उन्होंने 2-3 साल उनको शक नहीं हुआ, उनको शक नहीं हुआ, अमेरिकन एजेंसी नहीं आई, नहीं उनको शक नहीं हुआ, उनको मैंने यकीन दिलाया। आप कह रही हैं शक हुआ, हमने यकीन दिलाया, मैंने यकीन दिलाया, ट्रैफिकिंग करते हैं। नहीं, मैंने यकीन दिलाया कि ये बच्चे मेरे पास कैसे आए थे, उसके सारे प्रूफ दिए मैंने। कोर्ट में जिस वकील से उन्होंने प्रोसेस कराया, उस वकील ने उसको यतीम लिख दिया, उनको उस पे शक हुआ, क्योंकि वो शैतान जो है एक, ठीक है ना, वो शैतान पाकिस्तान के, और ये अगर आपकी आवाज़ चली जाए तो वाह वाह मेरे मालिक, तू दुआएं कबूल कर लेगा मेरी। ISI, MI, IB, वज़ीर आज़म, अमेरिकन एम्बेसी, UK एम्बेसी, FBI, और कौन सी दुनिया की, जिसको वो बदबख्त मेरे खिलाफ लेटर नहीं लिखता, ईमेल नहीं करता, डमी आईडी से सादे पेपरों पे कि मैं पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा हूँ, उनको बताएगा मैं अमेरिका की सलामती के लिए ख़तरा हूँ, उनको बताएगा मैं UK की सलामती के, मैं सबकी सलामतियों के लिए ख़तरा हूँ। मैं हूँ क्या, मुझे खुद नहीं पता आज तक के, ठीक है। मैं इतना सीधा साधा सर झुका के खुदा की कसम चलने वाला आदमी इतना हीरो बना दिया कि जिसके पीछे अमेरिका पड़ गया, मैं तो हीरो बन गया कि मेरे पीछे अमेरिका पड़ गया। देखिए, अमेरिकन एजेंसीज आपके जो कह लें कि NGO है आपकी, वहां पर नहीं आई, उन्होंने आपसे कई बार आई, उन्होंने इन्वेस्टिगेट नहीं किया आपको। तो वो कैसे इन्वेस्टिगेट करते जब मैं कह देता उनको नहीं ऐसा नहीं है? वो कह रहे ताउन नहीं किया, ये भी शिकायत है ना कि कहाँ लिखा है, कहाँ ये जाता है, मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं आपको दिखा दूंगी, मैं आपको दिखा दूंगी। नहीं, मैं यूट्यूबर्स की बातें नहीं कर रहा, नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई छपने वाली खबरों की बात नहीं कर रहा। आप अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर या सोशल मीडिया पर, चले सोशल मीडिया तो हम कहते हैं कि उस खबरों की तस्दीक करना जरा मुश्किल होता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी जितनी खबरें चलती हैं झूठ था, वो भी झूठ चलती है, 100% झूठ था कि ताउन जो है वो सारी मंडी की जानिब से ताउन नहीं किया गया जिस तरीके से किया जाना चाहिए था। खुदा की बंदी, आप क्यों नहीं समझ रही? जब वो अब मैं असल में मैं बेवकूफ आदमी थोड़ी हूँ कि मैं कोर्ट की बातें करूँ, मैं एम्बेसी की बातें, आपने नाम ले दिया तो ले रही, मैं तो लेना भी नहीं चाह रहा नाम, ठीक है। ये सब चीजें तरीके की होती है, डेफिनेटली होती हैं। उनके लेटर पे वो खुद लिख रहे हैं कि हम जब गए तो इन्होंने ये बताया, ठीक है, जो आज भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जो बाद में नलिफाई हो गया, जो बाद में जिस पर क्वेश्चन रेज हो गए, किसी बात पे झुटला ही नहीं रहा ना उनको। वो खुद लिख रहे हैं अपने 3 नंबर पेज पे कि जी इन बच्चों के ये डॉक्यूमेंट्स हमें दे रहे हैं। और सुनिए, मैनेजर पर भी आया था इल्जाम, सुनिए मैं बता रहा हूँ ना, वहां पर भी कोई घपला था। सब पे खुदा की कसम झूठा इल्जाम है। हम सब हल्फिया मक्के मदीने में खड़े होके, या इवन पता नहीं मैं किसी और मजहब का होऊंगा, मंदिर भी ले जाए, मस्जिद भी ले जाए, चर्च भी ले जाए, गुरुद्वारा भी ले जाए, सब जगह ले जाके हमसे हल्फिया कसम ले लें कि हम पे लानत हो अल्लाह की, या उस मज़हब की जो जिस मज़हब से हम है, या जिस फिरके से हम, उन सब से लानत हो हम पे, कि अगर हम में से किसी ने भी 1 टके की भी लालच में किसी भी चीज़ को गलत लिखा हो, या हमने किसी पैसे की लालच में कुछ गलत किया हो, तो हम पे अल्लाह की आफत आए और लानत आए हम पे, ठीक है। इससे बड़ी और मैं क्या बात करूँ आपसे। अच्छा, ये जो एक केस था, और जो बच्चे पल रहे हैं ना, वो जो बच्चे पल रहे हैं, सुनिए, वो ऐसे पल रहे हैं, अब शायद आपको समझ में आ जाए, ना हम ऐसे पले, ना आप ऐसे पलिए, ना हमारे बच्चे ऐसे पल रहे जैसे वो बच्चे पल रहे हैं। तो क्या ट्रैफिकिंग इसको कहते हैं? $6,000 लेकर आप बच्चे जो है वो अमेरिकन को बच्चे फरोख्त किए। नहीं, आप गलत रेट दे रही हैं, $6,000 आप गलत रेट दे रही, मैं सही कर देता हूँ, प्लीज। $3,000 $3,000 भी है, $3,000 भी है। अब मजे की बात सुने, ये सब तुक्के की बातें हैं ना, आपने तस्दीक कर दी अभी $3,000 आपने, वही तो बता रहा हूँ आपको, बताएं। $3,000 हमने बच्चा फरोख्त कर रहे हैं, 3,000 का एक, तो 3,000 का एक हो गया, 2 कितने हो गए? 6,000 के, तो $6,000, हाँ वो डॉलर कर ले आप, कोई करेंसी कर ले, उसको कोई इशू नहीं है।
कि बात क्लियर कर देंगी तो समझ में आ जाएगी। वो $3,000 हम लेके एक बच्चा भी 3,000 में दे रहे हैं और जिसको 2 दे रहे हैं उसको भी 3,000 में दे रहे हैं। तो ये क्या है? नहीं ये तो आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पर बच्चा $3,000। तो सही कौन कह रहा होगा, मैं या वो? 2 बच्चे हैं तो $6,000 हो गया। कौन कह रहे हैं? जो वो हैं वो कौन है? ये नहीं, जैसे आपने बात की, जो आपकी जो रेट्स आ रहे हैं, जो चीजें आ रही, देखें इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। मजा पता है क्या आता? आपको भी पता है मजा पता है क्या आता? और अभी भी मैं आपको कहता हूँ, मैं अभी भी कहता हूँ, उस झूठे आईओ को बुला के मेरे साथ बिठा दीजिए यहाँ पे। अच्छा, जिसने इन्वेस्टिगेशन की जी, उसके हाथ में कुरान रखिएगा, एक मेरे सामने रख दीजिएगा, मेरे हाथ में रख दीजिएगा, फिर हम दोनों बात करेंगे। इन्वेस्टिगेशन गलत हुई है? मैं गलत और सही कह ही नहीं रहा। आपने कहा झूठे, मैं बिल्कुल झूठा कहूंगा उसको। मतलब गलत इन्वेस्टिगेशन है। अब गलत सही तो मैं कह ही नहीं रहा, कोर्ट का काम है, मेरा काम नहीं है ये, ठीक है ना, ये कोर्ट का काम है। मुझे ना कोर्ट से किसी जजा की परवाह है, ना मुझे किसी सजा की परवाह है। मैंने जो कुछ किया अल्लाह के लिए किया है। मुझे जो कुछ चाहिए उस रब से चाहिए, मुझे इनमें से किसी से भी कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। वो बच्चे कहाँ हैं, किस हाल में हैं, वो मैं अलम नशर नहीं कर सकता। मैं उनको रुसवा करने के लिए मैंने ये नेकी नहीं की है, ठीक है। कोई मुल्क का बड़ा इदारा, बड़ा अफसर आए, एक एक बच्चे को दिखा देता हूँ, या मुझसे पूछ ले, या उनके पास अगर कोई खुफिया रिपोर्टें हैं तो वो लेकर के आ जाए, मैं दोनों को एक्सेप्ट करता हूँ। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, सुने बात, उन बच्चों को देखें कि वो आज किस जिंदगी में, बस ऐड ऑन कर लें। अब जैसे आपने कहा ना कि आप खुद इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तानी बेऔलाद जोड़ों को बच्चे नहीं देते हैं। सुन लीजिए, वो बात हमारी अधूरी। बहुत शुक्रिया, आप दोबारा ले आए उसमें। मुझे बताएं क्यों नहीं देते पाकिस्तान? नहीं देते, कोई कुरान हदीस नहीं कह दी मैंने, ये हमने खुद कहा। मैं कह रहा हूँ कुरान हदीस नहीं कह दी, तरजीह में नहीं है। क्यों नहीं है वो आपको बातें बताता हूँ। पहले ये बता दूं, पाकिस्तान में दिए गया बच्चा, अगर वो एडॉप्शन तो है ही नहीं हमारे पास, गार्जियनशिप है। गार्जियनशिप में लिया गया बच्चा, उसके अगर माँ बाप की डेथ हो जाती है तो उसको कल को कुछ भी नहीं मिलता, वो दोबारा सड़क पे आ जाता है, ठीक है। अभी आपको एक वाकया भी सुनाऊंगा, याद करा दीजिएगा अगर भूल जाऊं। उसे कुछ नहीं मिलता। इसी बदबख्त ने, झूठे आदमी ने, शोहरत के पुजारी ने कई साल पहले ये कहा, अच्छा हमारे रेट भी देखें कितने घटिया रेट रखे ना हमने, कि 10 लाख रुपए का हम उस वक्त बेच रहे थे आज से 12 साल पहले, और आज हम $3,000 8.5 पे आ गए। वो भी इतना महंगा हो गया डॉलर, उस वक्त तो डॉलर भी जो है ना 90 रुपए का था, ठीक है। तो हम तो बड़ी घटिया निकले इस मामले में कि हम आज इतना डॉलर महंगा होके 8.5 का बेच रहे हैं, ठीक है। तो हम तो बड़ा बेकार काम कर रहे हैं, इस लॉस में जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं। इस बदबख्त ने उस वक्त जहां बैठता था, अव्वल तो इसको कोई बुलाने ही नहीं पसंद करता था, मगर कहीं गलती से चला जाता था किसी छोटे मोटे चैनल पे, तो जाके बकवास शुरू कर देता था, 10 लाख रुपए के बच्चे बिक रहे हैं, 10 लाख रुपए। अबे बच्चे कहाँ बिक रहे हैं, कौन खरीद रहा है, ठीक है। तू मुझ पे नहीं पकड़ा पा रहा है, तू बाप की तरह पाला था ना तूने, चल मान लिया तेरी मेहरबानी भाई, बड़ा तेरी करम नवाजी, तो उनको ही पकड़वा देता जो बदबख्त खरीद रहे थे बच्चे, तूने उनको भी नहीं पकड़वाया। पता तेरे को सब। सुनिए तो सही, नहीं जब से वो कह रहा था उस वक्त वो लोग नहीं थे, फिर जब बच्चे बिक रहे हैं, अमेरिकन ही कह रहे हैं ये बकौल आपके, तो अमेरिका में पकड़ ले उनको जा करके। क्यों नहीं पकड़ रहे उनको? मैंने उनमें से 2-4 से पूछा, कह रहे हमसे तो किसी ने बात भी नहीं की सारे भाई, हमने तो सारा लीगल वर्क किया, हमारा क्या वास्ता है। अगर लीगल वर्क होता सारे मर्नी साहब, तो फिर क्वेश्चन रेज नहीं होते ना, कहीं डॉक्यूमेंटेशन में कोई शक व शुबात तो थे ना, तभी तो शुबात पे इन्वेस्टिगेशन होती है ना, जिस तरीके से। हाँ, इन्वेस्टिगेशन तो हो रही थी। क्या की? अब जैसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैंने आपको बताया, आप कह रहे हैं, सुनिए मैं इन्वेस्टिगेशन बता रहा हूँ ना, मैं यूएस में था, ठीक है। मुझे इनका नोटिस आया, हालांकि मेरी फोन पे बातचीत है इनसे सबसे, ठीक है। इनका नोटिस आया, मैं बोला मेरे पास वो मैसेज भी मौजूद है। मैंने उन बड़े मोहतरम साहब को मैंने रिप्लाई कर दिया कि मैं अमेरिका में हूँ, मैं आऊंगा तो आपकी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लूंगा। बात खत्म हो गई ना। मैं मुल्क से भाग तो नहीं रहा था, मैं तो मुल्क के अंदर आ रहा था भैया। मुझे यहाँ एयरपोर्ट से पकड़ने की काहे की जरूरत थी आपको? क्या आपने एयरपोर्ट से बिन पूछे गचे आपने पकड़ लिया, ठीक है। आपने FIR भी ना मेरी टाइम तो 9:30 का डाला है, पर 9:30 बजे सुबह कटी नहीं थी,
और इतनी इमरजेंसी क्या आती कि 9:30 बजे काट के 10:30 बजे एयरपोर्ट पकड़ने आ रहे हो, और कौन सा तुम्हारे पास टर्बो काम था कि इधर 9:30 बजे FIR काटी तो 10:30 बजे मुझे पकड़ने आ गए? कौन सा टर्बो लगा हुआ था इनके पास? ठीक है, इन्होंने पकड़ा जिन मकासद के लिए था वो मकासद पूरे हुए नहीं, खबरें चल गई धड़ाधड़ कर करके। जब खबरें चल गई ये बेचारे मजबूर हो गए, इन्होंने शाम को जा करके मेरी FIR काटी और टाइम लिखा सुबह 9:30 बजे का इन्होंने। ठीक है, अच्छा, आपकी गिरफ्तारी पहले हुई है आप कह रहे हैं और FIR बाद में काटी गई है? जी, और टाइम लिखने से क्या होता है, कागज भी इनका था, पेन भी इनका था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी ये थे, मुद्दई भी ये थे, सब कुछ यही थे, सारा ठेका इनके पास था। अब जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिन साहब की, उनकी क्या इतने लंबे हाथ हैं या इतने आप कह लें स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात हैं कि अमेरिका तक भी बात पहुंच गई, या FIA भी? आपको बताया, तो आपको लगता है अमेरिकन एम्बेसी के हर बच्चों के इन्वेस्टिगेशन के लिए लेटर्स आते हैं, रूटीन का लेटर होता है, वो आया, उसमें उन्होंने एक खदशा जाहिर किया कि जो कोर्ट से पेपर बन के आए हैं उसके अंदर बच्चों को ऑर्फन लिखा हुआ है। ठीक है, जो इदारा इंफॉर्मेशन दे रहा है वो ये बता रहा है कि ये बच्चा माँ ने बेचा था, पूरी जो इंफॉर्मेशन थी, और ऐसे ऐसे हुआ था, ये बच्चे ऐसे ऐसे बाप छोड़ के गया था, पलट के नहीं आया, और नशई आदमी था, कुछ पता नहीं चला कुछ भी, तो हम इसको अच्छे मुस्तकबिल के लिए दे रहे हैं। तो एक खदशा जाहिर उन्होंने किया था कि ये दो पेपर में अलग अलग बात क्यों आ रही है। उसमें आप पे था लागू कि आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट बना के उनको देते, ना कि आप FIR काट के और उसको तमाशा बनाते, और आप जाके इवन जजेस तक को डरा रहे थे। मुझे बताएं, मेरे एम्बेसी सुने, एम्बेसी वाले आके बैठ रहे हैं, ISI वाले आकर के बैठ रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, जहां कोई बात कर रहे हैं, कोई मेरे भलाई में जा रहा, अरे पीछे अमेरिका लगा हुआ है, ISI, अच्छा मैं भी हीरो बन गया, मैं भी बड़ा खुश हुआ, अबे भाई तू बहुत बड़ा हीरो है, तो पीछे अमेरिका और ISI लगी है, इससे कम तो कोई बात ही नहीं है। अरे मेरा क्या लेना देना कि अमेरिका मेरे पीछे हो, ISI मेरे पीछे हो। अब ये जो आपने बात की ना, आपने एक बच्चे की बात की कि खदशा उन्होंने जाहिर किया था। FIA की इब्तदाई जो तहकीकाती रिपोर्ट थी उसके मुताबिक 17 से 22 बच्चे स्मगल किए जा चुके हैं। कहाँ है वो? FIA की जो इब्तदाई रिपोर्ट जमा कराई गई थी कोर्ट में। बच्चे कहाँ हैं? आपको बच्चे चाहिए? नहीं, आपको खुद नहीं पता बच्चों का? हम अब जो FIA की जो आपने कहा ना कि वो आपने कहा तफ्तीश करते थे, कि मेरे 2 सवाल हैं। एक तो जैसे आपने एक बच्चे की बात की, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। नहीं आपको मैं सब तो पता है। सुन रहा हूँ, उसके जवाब दे रहा हूँ। नहीं, आपको तो सब पता है, जितना आपको पता है ना उतना शायद ही किसी और को पता। मजा 2 चीजें देखें, 2 सवाल है मेरे जो रेज हो रहे हैं। एक तो जैसे आपने अभी बात की कि एक बच्चा था जिस पर जो है वो रूटीन का लेटर था अमेरिका की जानिब से, जहाँ पर खदशा जाहिर किया गया था। अब FIA की जो इब्तदाई रिपोर्ट, मैंने कहा था कोर्ट मैटर में इस पर डिस्कस नहीं करना चाह रहा, लेकिन आप चले जा रही है, चले जाए, मुझे कोई इशू नहीं है। मेरा दूसरा एक और कंसर्न है। एक तो ये था कि 17 से 22 बच्चे हैं जो कि स्मगल किए जा चुके हैं, मुझे नहीं पता। उसके बाद वही उनकी इब्तदाई रिपोर्ट थी। उसके बाद जो है ये सो रहे थे, इतने नाअहल है ये लोग, 17 से 22 बच्चे भी चले गए और उनको पता ही नहीं। उनका ये कहना है कि आप जाली डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, मतलब जाली डॉक्यूमेंटेशन में जहाँ पर बच्चे यतीम नहीं होते हैं, मतलब यतीम लिख देते हैं, आप उनको ऐसे कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, डॉक्यूमेंटेशन में आप नाम तब्दील कर देते हैं। सब कुछ सही कह रहे हैं ना वो, सब कुछ कह रहे हैं उनके मुताबिक, मैं कह रहा हूँ सही कह रहे हैं। और एक और सवाल मेरा ऐड कर लें ताकि आप तफसीली जवाब दे दें। एक और सवाल की जब आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने आपसे चीजें मांगी, आपका काम था उनको सेटिस्फाई करना, आपने सेटिस्फाई किया, 4 बार आपकी जमानत मंसूख हुई। 7 बार। अब 7 बार आपने ऐड ऑन कर दिया। कितने साल आप कितने साल? 20 महीने 16 दिन। 20 महीने और 16 दिन जी। तो ये इतना टाइम क्यों लग गया जब केस ही बहुत हल्का था? जो आप बड़े अच्छे सवाल कर रही हैं। पाकिस्तान की तारीख में एक ही इंसानी स्मगलर मिला था जिसने 20 माह 16 दिन गुजारे। बाकी जरा रिकॉर्ड तो निकाल के देखिए कि कितने दिनों में सारे बाहर आते हैं। एक ही मुजरिम था, क्योंकि वो नामवर था, दुनिया में हंगामा मचा, तो उसको मजबूरन आपको जो है ना सारे घोड़े खोलने पड़ गए आपको कि किसी तरीके से आपको भी उसमें इस्तेमाल किया गया, आप माने या ना माने। आपने भी बहुत कोशिश की थी लोगों के आगे माइक कर करके कि वो किसी तरह बोले ट्रैफिकिंग हुई है, स्मगलिंग हुई, लेकिन किसी ने नहीं बोला। ह्यूमन ट्रैफिकिंग देखें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात आई, मेजर एक्ट, शाइस्ता मेजर एक्ट उठाएं, ट्रैफिकिंग की बात आई, इल्जाम लगा दिया आपने मुझ पर, आपने इल्जाम लगा दिया मुझ पर। आप भी तो यही कर रही हैं। नहीं, मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप लगा रहे हैं इल्जाम। मेजर एक्ट उठाएं, उसमें
अभी नेट पे निकाल लें कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कानून है क्या, उसमें कहीं मैं उतरता हूँ तो मुझे बता दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि जितने भी आप पर मेरा, अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दे दें जो मुझे थोड़ा समझने में मुझे थोड़ी वो मुश्किल हो रही है। 20 महीने 16 दिन आपको लग गए, 7 बार आपकी जमानत मंसूख हुई, क्यों? मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों? हाँ बताएं। पाकिस्तान में एक ही तो था जिसने ट्रैफिकिंग की थी, बाकी तो सारे दयानतदार ईमानदार थे जो फौरी बाहर आ जाते हैं। क्यों? ये तो मेरा सवाल है। आपको देर क्यों लग गई? आप ये कह रहे हैं सिर्फ आप ये तो आप तंज में कह रहे हैं ना कि सिर्फ एक ही स्मगलर था। 16 महीने आपका लॉयर, सुनिए, 16 महीने मेरा केस ही नहीं चला। 16 महीने मेरा केस ही नहीं चला। एक बात, अगली बात पे आ जाइए आप। मेरा जिसको बताया गया ये खरीदार है, वो कह रहा ना हमने खरीदा ना इन्होंने बेचा, ना हमने इनको पैसे दिए। वो कह रहे हैं इन्होंने बेचा, वो कह रहा नहीं हमने इनको तो बेचा नहीं, हमने तो फला को बेचा था। ठीक है, मैं तो कहीं किसी चीज में था ही नहीं। शुरू दिन से मैं एक ही बात समझा रहा हूँ कि भाई मेरा वास्ता तो बता दो क्या है नेकी। ये जो आपका केस है, इसको अगर हम बात करें, इसकी अगर थोड़ी सी डिटेल में ज्यादा बात सुने, इस मुल्क में समाजी है कौन जो अच्छा काम कर रहा है? यही तो प्रॉब्लम है। दिस इज द मेन क्वेश्चन ना। आप ईदी साहब की बात कर लें, ईदी साहब की बात कर लें। नहीं, मैं देखें, मुझे आपको मेरी बात पे यकीन आएगा। मैं इस वक्त आपसे बावजू होकर के बात कर रहा हूँ, ठीक है, बावजू पाक साफ बैठ के बात कर रहा हूँ। खुदा की कसम, ये बदबख्त ने, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मैं अपनी जान की कसम खा के कहता हूँ ये बात, सारी जिंदगी ईदी पे तोहमतें लगाई हैं इसने कि ये बच्चे बेचता है, ये गुर्दे बेचता है, इसके यहाँ बच्चे गलत तरीके से पैदा, वो ही सारी बातें मेरे साथ की हैं इसने। ठीक है, इसके अंदर एक फितना है शोहरत का कि मैं दूसरे की जात पे कीचड़ उछाल करके अपने आप को दयानतदार ईमानदार बनाऊं। भाई तू बरतानिया में इतने मजे कैसे कर रहा है, ये बता के मैं वकील हूँ। तेरे कितने केसेस हैं अदालतों में जो तू लड़ रहा है, तूने कितनी फीसें ली हैं उसके अंदर, जरा सामने तो ला के बता, तू इतने मजे कर कैसे रहा है। बात ये, मैं तो इन चीजों पे बोलना ही नहीं चाहता था कभी। आपको पता है, आज भी मैं कहता हूँ गलती से मेरे माँ बाप से जरूर पैदा हुआ है, या हुआ है नहीं हुआ मुझे ये भी नहीं पता बहरहाल, लेकिन आप भाई या खून ना कहें उसको, क्योंकि भाई की भी ये जो है ना इंसल्ट है और खून की भी इंसल्ट है। बड़ी बात कर दी मैं खून वोन नहीं मानता। आपको अपने भाई के पैदा होने पर भी शक है? नहीं, मैंने बोला हमारे माँ बाप पे इल्जाम लगा दिया आपने कि पता नहीं पैदा हुआ भी है या नहीं। हो सकता है, देखे ना आज भी अडॉप्शन हो रही है, हो सकता है अडॉप्ट किया, मुझे क्या पता। ठीक है, बात यह है कि मैं क्यों बोलूं, क्योंकि हम 10 एक तरीके के एक साथ खड़े में, ये अकलौता 11वां क्यों ऐसा हो गया? कुछ तो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है इसके अंदर। आप माशाल्लाह 10-11 भाई हैं जी, माशाल्लाह 11 भाई हैं आप लोग। नहीं भाई नहीं है, हम 11 लोग थे जिसमें से हम 10 भाई बहन हैं और एक ये था। अच्छा, आप इंसान भी तसव्वुर नहीं कर रहे हैं जी, मतलब इतनी दुश्मनी। अच्छा मुझे एक बात और बताइएगा। कोई दुश्मनी नहीं है, बातों के जवाब हैं। मुझे एक बात बताएं, अमेरिकन, जैसे आपने बात की ना कि उस तरीके से हम नहीं पल रहे, आप नहीं पल रहे, हमारे बच्चे नहीं पल रहे, जिस तरीके से वो बच्चे पल रहे हैं जिनको आपने अमेरिकन पेरेंट्स के हवाले किया। अमेरिकन पेरेंट्स नहीं, पाकिस्तानी फैमिलीज हैं जो वहाँ के नेशनल हैं। अच्छा, वहाँ के नेशनल हैं? पाकिस्तानी फैमिलीज हैं जो अमेरिकन नेशनल हो गए। आप हो सकती हैं, वो हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ कल को जाके, वो लोग हैं। आपकी अडॉप्शन जो आप देते हैं उसका क्राइटेरिया बेसिकली क्या है? क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है। क्राइटेरिया ये है कि जो बाहर से आता है पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ आता है, पूरा फैमिली बैकग्राउंड होता है, उसकी फैमिली की एल्बम होती है बाकायदा, पूरा वहां से प्रोसेस होकर के आता है। फिर हम देखते हैं, मिलते हैं, हम उससे मुतमईन होते हैं, तो वो बच्चा जो है ना, फिर हम उससे हामी भर लेते हैं। अब वो बच्चा बाहर लेकर जा रहे हैं, जिन्स नहीं है उसकी बच्चे की, कोई डिमांड नहीं है, गोरा हो, काला हो, लड़का हो, लड़की हो। देखिए, अगर बंदा खरीद फरोख्त करता है ना तो मार्केट लगाता है। ठीक है, मैं आपको कितने मैसेजेस दिखा दूं जो मुझसे नाराज होते हैं लोग इस बात पे कि उनको काला लग रहा होता है, मैं उसके बाद पलट के उनका फोन भी नहीं उठाता। अरे मेरे पास तो गोरा भी है, अगर पैसे की हवस से मुझे या पैसे में बेच रहा हूं तो मैं गोरा दे दूंगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, खुदा के वास्ते इन बच्चों की अच्छी परवरिश करो, उसमें काला गोरा क्या देखना है। अब देखें, एक बच्चा है, उसने बॉर्डर पार कर लिया है, ठीक है,
अब इस बात की गारंटी, जैसे आपने निकाह की गारंटी नहीं ली, बॉर्डर नहीं कहेंगे, इमिग्रेशन मतलब बॉर्डर, पाकिस्तानी बॉर्डर से बाहर हो गए, पाकिस्तानी बॉर्डर से बाहर हो गए, पाकिस्तान एंटिटी से बाहर हो गए, ठीक है। अब वो बच्चा बाहर जाता है, आपके पास इस बात की क्या गारंटी है कि वो उस बच्चे की आंखें निकाल के नहीं बेचेंगे, या उस बच्चे को कहीं फरोख्त नहीं करेंगे, या उस बच्चे को अपना बच्चा बना के रखेंगे? इस बात की कोई गारंटी लेते हैं आप? मेरी बात सुनिए, ये मैं वैसे मिसालन कह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, ये चिचा वितनी नहीं जा रहे बच्चे, ये अमेरिका की बात हो रही है। अमेरिका में क्राइम रेट है, अमेरिका की बात हो रही है, तो ऐसा नहीं कह सकते आपकी क्राइम रेट नहीं है। आपको पता है, आपका सबसे अपना बच्चा, सुनिए, आपका अपना बच्चा आपसे छीन लेते हैं वो। आप क्या बात कर रही हैं कि आंखें निकाल लेगा कोई? क्राइम रेट तो है ना आपके पास। अरे बाबा, आपने तो अमेरिका के लॉज मेरी पर बात सुनिए, वो एक इदारे ने में एक रहने वाली खातून ने अपने ही बच्चे के, मुझे एग्जैक्टली उम्र नहीं पता, 2 महीने या 6 महीने का बच्चा था, बच्ची थी या बच्चा, उसके मुंह पे तकिया रख के मार दिया था। तो आप अमेरिका की क्या, ये कौन सी बात है? जो वो वहां से आ रहे हैं, वहां पूरा उनका मेडिकल होता है, चीजें चेक की जाती हैं, 1-1, 2-2 साल प्रोसेस में लगता है, तब जाके उनको अप्रूवल मिलती है। उसके बाद मैं क्या चेक करूंगा? उसके बाद अगर उसको बच्चे को जाके गला दबा के मार दे, को मैं जिम्मेदार हूं? लोग अपनी बेटी यहां से उसको रुखसत करके भेजते हैं, जो कुछ होता है तो वो जिम्मेदार है। भाई हर चीज देख संभल करके दी है ना, उसके बाद का अमल तो कोई नहीं कह सकता। उसके बाद की जिम्मेदारी नहीं आपकी। हाँ, ना शादी की ना अडॉप्शन की। अब ये बाइक पे मैं बोल रहा हूँ और यही मैं निकाल के किसी के सर पे मार दूं तो इसका कोई जिम्मेदार था? ये कल की बात क्या कर रही हैं आप? मैं आपसे पूछ रही हूँ ना कि क्या पता कोई गारंटी हो, कोई चीज की गारंटी। मैंने आपको कहा जो बच्चा यहाँ, वो हमारी बात अधूरी रह गई थी, वो 10-10 लाख रुपए के बिक रहे, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। वो क्या बिक रहे थे? मेरे पास बच्चे थे, वो आज भी उसमें से एक डकैती बना घूम रहा है, ठीक है, वो यहीं किसी को दिए। तो ये तब की बात कर रहा हूँ जब इन मौसूफ के साथ में गलत काम कर रहा था, ठीक है ना, तब की बात कर रहा हूँ। तो बच्चे की जिम्मेदारी तो इस पे आती है कि या भले मैंने जिम्मेदार तो ये इनके मुताबिक ना, मैं गलत कर रहा था ना, तो उसकी जिम्मेदारी तो इस पे आती है। तो आज डकैत बना घूम रहा है, आपको किसने कहा? ठीक है, मैं कह रहा हूँ आपको, ठीक है। उसमें से एक बच्चे, 2 भाई थे, एक वापसी आ गया था, फिर उसके बाद मैं इससे अलग हो गया था। उस बच्चे को फिर मैंने बोला, यार ये कौन सा तमाशा है, अगर ऐसे ले जाते हैं साले, कल को समझ आया रख लिया, नहीं हुआ तो वापसी फेंक दिया, ये कौन सा तमाशा है? इनके नाम कुछ होना चाहिए, ठीक है। आप देख लीजिएगा, जब ये मैंने एक सोच पैदा की मीडिया पे आके कि इन बच्चों के नाम कुछ सिक्योरिटी अमाउंट होना चाहिए, तो एक मेरे पास कुछ अरसे का एक खातून आई, कोयटा की अदालत का पेपर लेकर, मैं बड़ा खुश हुआ था। मैं तो 10 लाख रुपए सिक्योरिटी अमाउंट कहता था मिनिमम होना चाहिए। उस अदालत ने 20 लाख रुपए उसके नाम बच्चे के करवाए थे, जिनका मुझसे ताल्लुक कोई भी नहीं था, ठीक है, एक जनरल उसमें बता रहा हूं मैं आपको। तो वो जो पैसे आप कराते हैं वो मुझे थोड़ी देते हैं, वो पैसे आप किसी शेप में, चाहे वो सेविंग सर्टिफिकेट की शेप में हो, चाहे प्लॉट की शेप में हो, आप अदालत के अंदर जमा कराते हैं। इल्जाम है क्योंकि 3-4 खवातीन, इनसे मेरी पर्सनली बात हुई है, अनोनिमसली बात करेंगे, कि उन्होंने आपसे अडॉप्शन की बात की एंड दे आर नॉट लिविंग हियर इन पाकिस्तान। आप 3-4 की बात कर रही हैं, दुबई में थी, मैं 300-400 की बात कर सकता हूँ। ऐसे मुझसे नाराज हुए, मैं जैसे उनका खानदानी दुश्मन हूँ, तो क्या हो गया? वो उनका ताल्लुक किसी का दुबई से है, किसी का बाकी ममालिक से है। आपके सवाल में ही आपको जवाब मिल जाएगा। बोलिए, तो सुन लें, सुन रहा हूँ, मेरा सवाल तो सुन लें। मेरा सवाल ये कि उनका ये इल्जाम था, उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अडॉप्शन की आपसे बात की तो उन्होंने कहा कि भाई आपको जो है वो प्लॉट हमारे नाम करना पड़ेगा, हमारे नाम, बच्चे के नाम नहीं, कोई आपको प्रॉपर्टी के पेपर्स देने पड़ेंगे, बिल्कुल। हाँ, तो मुझे बताएं, देखे प्लॉट हमारे नाम कोई हुआ है, किसी ने किया है, किसी ने दिया है। बड़ी बारीकी से काम करते हैं आप, बहुत ज्यादा बारीकी से। मैं तो फिर मानता हूं ना, या तो बड़ी बारीकी से काम कर रहे हैं या फिर कुछ भी नहीं कर रहे। अब ये आप पे मैंने कहा, बुरे ने बुरा जाना, भले ने भला जाना, जितना जिसका ज़र्फ था उसने हमको वैसा जाना। प्रॉपर्टी आप बच्चे के नाम नहीं बल्कि अपने इदारे, आप इदारे के आप नाम लगाते, इसमें कुछ ना इदारे का ताल्लुक, ना मेरा ताल्लुक, ना मेरे किसी शख्स का ताल्लुक, ठीक है। 3 ऑपरेटर बैठे हैं, 3 या 4, सारे के सारे नाबीना है, ठीक है, मेरे पास। उनको एक रोजगार के लिए, एक इज्जत के लिए बिठाया है। अगर किसी को समझाने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बात अलग है, ठीक है। इसमें 1% भी अगर सदाकत हो, सच्चाई हो, तो मैं अपने बाप से ही नहीं पैदा हुआ,
ठीक है, 1% की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 1% की। मैं अपने बाप से नहीं पैदा हुआ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक प्रोसेस जो कि बड़ा डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए, कि जब खुदा ना खास्ता, ऐसा अक्सर होता है जिस तरीके का हमारा कल्चर है कि लड़कियां घर से भाग जाती हैं या माओ को, बहनों को घर से निकाल दिया जाता है। मुझे पूरी बात नहीं करने दी, वो पाकिस्तान में बच्चे नहीं देते। हाँ, ये आप करें प्लीज, आप प्लीज ये वाली बात आप तो पूरी जब करें। वो 10 लाख रुपए का इसने तमाशा बनाया, जो अदालत में हम सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करते थे कि पाकिस्तान में बच्चे बिक रहे हैं, पाकिस्तान में बच्चे बिक रहे हैं, तो हमने बोला यार ये एक अजाब नया आ गया, इसको जान छुड़ाते हैं इससे। हमने बोला बाहर देते हैं बच्चे, ज्यादा तरजीह बाहर देते हैं, ताकि वो बच्चों के नाम ऑटोमेटिकली, जो यहाँ से बच्चा लेके जा रहा है ना शाइस्ता, कल वो मर गया, सब कुछ चीजों का वो मालिक है, हर एक चीज का वो मालिक है। यहाँ का बच्चा मालिक नहीं है। अच्छा देखें, अब सॉरी आपकी बात काट रहे हैं, I'm so sorry। मुझे एक बात बताएं, मैंने आपसे पहले पूछा, आपने कहा पाकिस्तानी नेशनल बच्चे हैं, पाकिस्तानी फैमिलीज हैं जो कि बाहर की नेशनल है। अब उन पर इस्लाम लागू होता है? कोई इस्लाम नहीं है। अमेरिका में, यूके में, कनाडा में, यूरोप में रहने वालों पे कोई इस्लाम नहीं है, उनका अपना कानून है। कानून नहीं, इस्लाम की बात कर रही हूँ। अमेरिकन लॉ अलग होगा, लेकिन अगर मुसलमान है तो मुसलमान का तो एक ही तो वो मुसलमान का जो भी लॉ है कि विरासत में जो अडॉप्टेड बच्चा होता है उसका कोई हिस्सा नहीं होता है। तो फिर क्या वहाँ की ख्वातीन जो हैं, जब मियाँ की डेथ हो जाती है तो क्या 1/8 लेती हैं हिस्से में? आधा क्यों लेती हैं? पूरा क्यों लेती हैं वो? क्योंकि कानून है ना वहाँ का। यही तो बता रहा हूँ आपको। अब ये वहाँ का कानून, तो आप ही कह रहे हैं कि नहीं, देखें वो मामला, देखें प्रॉपर्टी शेयरिंग का मामला और बच्चा जो कि आपका खून नहीं है जी, उसके मामला, ये थोड़ा सा सेंसिटिव मामला। ये सेंसिटिव नहीं है, आपको नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगता। पहला ये कि बच्चे का इस्लामी हैसियत में, विरासत में हिस्सा नहीं होता। आप कानून की बात करें या दीन की बात करें? आप मर्जी से कहीं दीन को, भाई दीन तो हिस्से का, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे पैसा हो, कुछ भी हो, चाहे रिश्ता हो या ना हो, उसने एक तरीकेकार बताया हुआ है। दीन ने भी और कानून ने भी, तो किसी एक को माने ना। इसमें और उसमें क्यों कर रही है? यही तो फर्क है। मैं आपको एक बात, ये बात आपको भी पता है, मैंने जितने भी लोग पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, ठीक है, और उनके वो किसी भी मुल्क के नेशनल हो, वो उनकी शादी पक्की होती है, अपनी शादी करने पाकिस्तान ही आते हैं। ये मोस्टली हमने देखा है। ये किसने कहा? सब मैं वो दौर खत्म। नहीं, मैं अभी भी बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ, वो बाहर के नेशनलों के जॉब, सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी सब बाहर होगी, वो शादी पाकिस्तान करने आएंगे। क्यों? ताकि बाहर के कानून उन पर लागू ना हो। आप ही की फील्ड से मेरा एक दोस्त है, बड़ी पोस्ट पे है, अभी उसके बेटे का अगले महीने, उससे अगले महीने निकाह है, जो वहां हो रहा है। फिर वो यहाँ आएंगे, एक पार्टी रखेंगे जिसको आप वलीमा कह लें। तो ऐसा नहीं है। अच्छा, निकाह पाकिस्तान में हो रहे हैं, निकाह पाकिस्तान में हो रहे हैं। देखिए इवेंट्स तो आप बाहर कर सकते हो। मैं आपको क्लियर कर दूं ना, मसला यही है कि यहाँ जिस शख्स ने कराची से हैदराबाद का ट्रैवल नहीं किया, वो इंटरनेशनल जो है ना ट्रैवलिंग पे और एडॉप्शन पे बात कर रहा होता है। भाई जरा मालूमात तो ले लो, मेरी सुनिए। यहाँ जो निकाह हो रहा है, तो उस निकाह पे क्या आप बाहर ले जाते हैं? क्या वो निकाह वहाँ रजिस्टर्ड नहीं होता? क्या आप वहाँ बीवी मेंशन नहीं करते? तो उनका कानून है, आपका निकाह की कहानी खत्म है। फिर मुझे एक जवाब दे देना आप। जैसे एक बात हम कर रहे हैं कि आप कानून, आप कह रहे हैं कि इस्लाम और कानून को अलग अलग ना रखा जाए, यही कह रहे हैं ना? नहीं, ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ ये दोनों अलग अलग चीजें, अलग चीजें। आप अलग अलग इस पे बात अलग कर रही हूँ। मुझे ये बताएं कि इस्लाम की रूह से अगर हम देखें तो जो अडॉप्टेड बच्चे होते हैं उनको, ये तो क्लियरली कुरान पाक में भी इसका जिक्र भी है और कहा भी जाता है कि उनको उनके बापों के नाम से पुकारो। अब एक बच्चा है, उसको जब आप बाहर भेजते हैं या अडॉप्ट, मोस्टली हमारे यहाँ वो गार्डियनशिप उनको दे दी जाती है अकॉर्डिंग टू देयर लॉ, सब कुछ उनको दे दिया जाता है। तो उनके जो एक्चुअल पेरेंट्स हैं वो, उनका नाम उनसे मुंसलिक नहीं हो पाता, बिकॉज उनको पता नहीं होता। दिल गुर्दा होना चाहिए सुनने के लिए, ठीक है। एक बच्चा मेरे पास है, और है अभी की बात कर रहा हूँ, है, वो मुझसे पूछेगा मेरी माँ कौन है, तो मैं बताऊंगा ये है तुम्हारी माँ। और जब वो मुझसे पूछेगा मेरे बाप कौन है, तो मैं क्या बताऊंगा उसको? जो बाप है वही बताएंगे। ये बताऊंगा कि तुम्हारा नाना तुम्हारा बाप है, ये बताऊंगा। ये सुनना चाह रही थी आप? लोगों को ये बताऊं मैं कि इसका नाना इसका बाप है, इसकी माँ इसकी बहन है, ये बताऊं? हमारे लोग चाहते क्या है आखिर?
देखिए मैं ये कहती हूँ कि आप देखिए एक इंसान की सारी जिंदगी, एक बच्चे की सारी जिंदगी, हमारे यहाँ अभी आप किसी मौलवी से इस पे बात करें तो वो कह देगा ये तो वाजिबुल कत्ल है, तो कत्ल कर दो। फिर जो कचरे से बच्चे मिल रहे हैं वो भी सही मिल रहे हैं, जो नालों से मिल रहे हैं वो भी सही मिल रहे हैं। किसी एक चीज पे आके उसको फरोग दे लो बस, मैं तो ये कह रहा हूँ। नहीं मैं कह रही हूँ कि एक इंसान है, आप देखिए आप इंसान जो है ना, इंसान की नेचर है, ह्यूमन नेचर है ये, क्यूरियोसिटी, ठीक है, कि आपको जानना होता है, किसी चीज पर आपको डाउट हो। अब एक इंसान, एक बच्चा अपनी पूरी जिंदगी अपनी, आपने जान लिया, मुझे जवाब देना। नहीं मैं कह रही हूँ उस बच्चे का जानना जरूरी है कि उसकी माँ कौन है, उसका बाप कौन है। आप कह रहे हो नाजायज, आप उस नाजायज तो लफ्ज ही नहीं है इसमें, नाजायज तो लफ्ज ही छोटा है। मैं कह रहा हूँ उसका नाना उसका बाप है, उसकी माँ उसकी बहन है। आप मुझे जवाब दे दीजिए ना। आप ऐसे शख्स को घर का जमादार भी नहीं रखेंगी आप उसको, ठीक है, तो उसकी जिंदगी है क्या? फिर यही जिंदगी है कि मैं खुद उसको मार दूं? ये चाहते हैं आप लोग? आप ये कह रहे हैं कि बिकॉज ऑफ मल्टीपल रीजंस या कॉन्फ्लिक्ट्स जिससे बच्चे की पर्सनालिटी डैमेज हो, गलती हो गई, गुनाह हो गया, राजी खुशी हो गया, जबरदस्ती हो गया, एक नई रोज जिंदगी में आती है, तो हम उसको ये सबक दें कि इसको मार के फेंक दो, ये सबक दें उसको? या अगर वो रूह आ गई है तो हम उससे ये कहें कि बेटा इसको इदारे तक पहुंचा दो किसी तरीके से, कि जिसको अल्लाह ने औलाद नहीं दी वो इसको औलाद बना के रखे, इसकी एक जिंदगी बना दे। ये अच्छा अमल है या वो अच्छा अमल है? आप ये कह रहे हैं कि मुझे कोई पर्सनालिटी आप कोशिश करते हैं कि ना बताया जाए। जी ठीक है। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी कॉन्फ्लिक्ट भी है कि प्रॉपर्टी में उनका कोई हिस्सा नहीं होता, आप मुझे बताएं कि अगर पाकिस्तान में अगर मुझे ये बताएं अगर वो बच्चा बाहर है, अब उसके बहन भाई भी होंगे यकीनी तौर पर, अब वो क्योंकि बहन भाई कैसे होंगे? अगर ऑब्वियसली बात है ना, अगर वो किसी बहन का बच्चा ले लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं, या घर में होता है ना काजिल में अक्सर ऐसा होता है, ताया क्या औलाद नहीं है तो चाचू ने, ये पाकिस्तान में होता है, बाहर का ऐसा कोई निजाम नहीं। बाहर भी होता है ऐसा? अरे बीवी नहीं होता बाहर ऐसा, आप कह रहे कोई निजाम? अच्छा, आपसे पाकिस्तान से नहीं ले जा सकते, वहाँ अपने ओन पे कर सकते होंगे, वहीं की बात कर रही हूँ। अच्छा मुझे बताएं, अगर खुद अक्सर ऐसा होता है 5 साल 10 साल औलाद नहीं हुई, 11वें साल औलाद हो गई, अल्लाह पाक ने जो है वो सुन ली, ऐसा होता है? अगर ऐसा हो जाता है, उनके घर में बहन या भाई आ जाता है, खासतौर पे बहन आ जाती है, तो वो जो बच्चा है जो आपने अडॉप्ट कराया वो तो नामहरम है, उसके लिए तो वो 18 साल मैं हूँ या इसका ठेकेदार मैं हूँ? आप काम कर रहे हैं तो ठेकेदार जिम्मेदारी तो आप पर आएगी ना। शाइस्ता, आप तो हर बात से आपने पल्ला झाड़ लिया, निकाल करा दिया, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, बच्चा दे दिया, किसी भी चीज की जिम्मेदारी नहीं है। आपको मैं पानी ला के दूं, आपके गले में सांस की नाली में चली आप मर जाए तो मैं कातिल हो गया आपका? ये कौन सी बात है? मैंने आपके साथ एक नेकी की, आपको प्यास लगी थी, आपको पानी ला करके दिया, वो आपकी सांस की नाली में जाके आपका अगर दम घोट देता है तो मैं तो जिम्मेदार नहीं हूं ना उसका। आप उन चीजों को तो समझे ना। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, बालिग और नाबालिग दिन में बगैर पर्दे के रहना तो जायज है ना? बगैर दुपट्टे के भी रहना जायज है? नहीं कैसे? पैंट पहनना भी जायज है, टी शर्ट पहनना भी जायज है, क्योंकि दीन में तो जायज है ये सब कुछ। नहीं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत है तमाशे बना रहे हैं, बिल्कुल गलत है। लेकिन देखें, जिस दुनिया में जिस हाल में रह रहे हैं, मैं ये भी जानता हूँ, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप जो है ना नकाब लगा के बैठ के मुझसे इंटरव्यू करती हैं, ऐसा नहीं हो सकता था। मैं सही को सही, गलत को गलत कहूंगी कि इस्लाम में पर्दा करने का हुक्म है, अगर मैंने नहीं किया तो मैं गलती बात ही नहीं कर रहा। आपको पता मैं तो किसी की बात ही नहीं, जनरल बात करता हूं, मैं तो जनरल बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात ही नहीं। जनरली हम बात कर लें कि इस्लाम में पर्दे का हुक्म है, अगर किसी खातून ने पर्दा नहीं किया, अगर किसी मर्द ने नजरें नहीं झुकाई तो दोनों जो हैं वो गुनाह के मुर्तकिब हैं। मेरी अपने बहन, बेटी, बीवी नहीं पर्दे करते, मुझे नहीं अच्छा लगता, मैं नहीं पसंद करता। आप पर्दे को पसंद नहीं करते? नहीं, अब देखो ना, अब यूं तीर मारते मुझे हो आप लोग। मैं कह रहा हूँ वो लोग पर्दा नहीं करते तो मुझे उनका ये अमल पसंद नहीं है, लेकिन मैंने उनको डंडे भी नहीं मारे हुए, चित्तर भी नहीं मारे। उन सबको पता है कि हमारे भाई को, हमारे शौहर को, हमारे बाप को ये चीज पसंद नहीं है। जी रहे अपने अंदाज से जियो, क्योंकि अगर हमने ज्यादा समझाने की कोशिश कर दी तो हम रिजेक्ट हो जाएंगे और पता नहीं 10 फतवे हम पे लग जाएंगे। तो भाई तुम जैसे जीते हो तुम जियो, हम जैसे जीते, बस हमें जीने दो, हम तो ये कह रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक प्रोसेस जिसकी मैं पहले भी बात करने वाली थी कि लोग ये बात कहते हैं कि खुदा ना खासा कोई लड़की को बच्ची भाग गई घर से, या कोई बच्चा गुम गया, किसी ने जो है वो सोशल जो भी हमारे NGOs बने वहाँ दे दिया। जब उसके असली माँ बाप मिलते हैं तो वो आकर जब बच्चा वापस लेने की कोशिश करते हैं तो आप
जो है वो बच्चा देने से इनकार करते हैं। किस इदारे में ऐसा हुआ, मेरे में या कहीं और की बात हो रही है? अगर मैं आपकी बात करूं तो वैसे मुझसे आपको पर भी कहा है, बाकियों पे भी कहा होगा, मैं किसी की बात करना ही नहीं चाहता, तो मेरे लिए किसी ने फिर कहा है। आपकी बात हो रही है। अगर ऐसा है कि मतलब आप अगर कोई बच्चा, जैसे वो जो बयान था, कोई एक बच्चा ऐसा ले आए आप, कोई बयान कलम, अच्छा मैंने ना, मुझे पता था, तो मैंने ना, एक खातून है, उन्होंने ना कुछ 10 जगह पर ये चीज पोस्ट की हुई थी, तो मैंने कहा आप मुझसे ये सवाल जरूर करेंगे। मैं कहता हूं उन खातून को मेरे सामने लाए और मैं बताऊं ना कि अगर ऐसा अमल हुआ है तो क्यों हुआ है, और नहीं हुआ तो फिर नहीं हुआ। अच्छा एक और आप पर अभी मेरे सामने, पहले इसकी बात करें क्या दोबारा, सॉरी मैंने सुना नहीं, आपने बच्चे की बात की है कि कोई दे के चला जाए मजबूरी में, जैसे वो जो बयान कलमबंद कराया तो आप नहीं देते। हया वाला जो केस, जो सिंबॉलिक केस है जिसमें हम बात कर रहे हैं, अफशीन जो कि एक फर्जी नाम रखा गया, ये पूरा केस था, उसमें भी उन्होंने कहा कि जब मैंने बच्ची फरोख्त की, जो कि गलत अमल है, ठीक है। किसको की? उन्होंने जो उनकी नर्स थी जहाँ पर वो डिलीवरी के लिए, मैं कहा था उसमें कहीं, आप अलग अभी थे, आप अभी फ्रेम में नहीं है आप, तो आप वो बच्ची, उन्होंने उनको फरोख्त की, उन्होंने कहा कि मुझे मेरे शौहर को कोई नौकरी दिला दो। उन्होंने कहा कि भाई मैं ऐसा करती हूँ कि तुम ऐसा करो कि अपना बच्चा जो है वो किसी जो नहीं है उनको दे दो, मैं तुम्हें इसके एवज चंद पैसे भी दिला दूंगी। उन्होंने वो बच्ची किसी और को फरोख्त की, और वो बच्ची फिर उसके बाद जब वो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, वो बच्ची आपके पास आई, इकरार, जब वो बच्ची किस बात पे बढ़ा? पैसों का तनाजा था। क्लियर कर रहा हूँ ना चीजें आपको। अच्छा। पैसों का तनाजा था, आप टेस्ट भी कर रहे हैं ना मुझे, कौन लोग थे? मैं था इसमें आप कहीं नहीं थे। अच्छा, आपकी एंट्री तब होती है जब जो है वो इकरारुल हसन साहब को कॉल की जाती है और उनको ऑन बोर्ड लिया जाता है कि हमारे साथ ये हो रहा है, और हमें जो है वो बच्ची पहले हमें बेची गई, और अब उसके बाद जो है ये हमें दी गई, और अब उस बच्ची को हमसे वापस लिया जा रहा है। इकरारुल हसन साहब की एंट्री हुई, और वो जो खातून है जो कि उस बच्ची की असल माँ है, उन्होंने बेची गई, वापसी लिया जा रहा है, नहीं सॉरी, अडॉप्ट किया, दिया, अडॉप्शन के लिए दी गई, और उसके बाद अब वापस मांगा जा रहा है। इससे बड़ा शर्मनाक वक्त क्या होगा कि एक बदबख्त माँ अपने मुंह से कह रही है कि जब मैं 7 माह की प्रेग्नेंट थी तो मैंने फला डॉक्टर को, जो नर्स थी जाली डॉक्टर, उसको ये बच्ची 3.5 लाख में बेच दी थी। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिर उसके बाद जब वो बच्ची पैदा होती है, अब ये पूरा सुनिएगा आप, ये जब वो बच्ची पैदा होती है तो वो बच्ची वो उसको जाके दे देती है, फिर उसके बाद वो फेसबुक पे ऐड लगाती है, ऐड लगाने के बाद वो बच्ची की एक खरीदार आ जाती है, खरीदार से कुछ पैसों पे झगड़ा होता है जो 6.5 लाख में बिकी होती है, उसमें वो पुलिस की भी धमकियां देती है और किसी थाने से फोन भी कराती है। वो इकरार के पास जाते हैं, उनकी टीम मेरे पास ले आते हैं, हम मिलकर के इस पे काम करते हैं, बच्चे को रिकवर करके सेव करके हमारे पास आ जाता है। वो खुद खरीदार खुद छोड़ के जाते हैं, खुद सुन लीजिए, आप पूरी बात सुन लीजिए, लिख के दे के जाते हैं, उनकी वीडियो मौजूद है कि हाँ आप किसी अच्छी फैमिली को इसको अडॉप्ट करा दीजिए, अच्छी बात है, ये है वो है, सब कुछ है, ठीक है। उसके बाद जब हम छापा मारते पकड़ते हैं तो वो उसको वही खरीदार जो डॉक्टर बनी है, जो कई बच्चों को खरीद चुकी है, वो जा करके किसी औरत को ले आती है मेरे पास। अब मुझे क्या पता ये शी है या ये ही है, मैं कैसे फैसला कर लूं, या इसकी औलाद है या नहीं है, मैं कैसे फैसला कर लूं। मैंने उसको कहा आप कोर्ट जाइए, कोर्ट डिसाइड करेगा, वो भी डीएनए करवाएगा ना, वो कोर्ट जाते हैं ना कुछ, क्योंकि वो जबरदस्ती किसी औरत को पकड़ लाती है, ठीक है। उसके कुछ अर्से के बाद नाम आता जी अफशीन, ना अबे अफशीन है, रियाना है, फरजाना है, दुर्दाना है, मुझे क्या पता भाई, मैं तो कहीं भी नहीं था। जब कोई क्लेम नहीं आता, कुछ नहीं आता, एक फैमिली आती है अमेरिका से, हमें समझ में आती है, हम कहते हैं यार ये बच्ची इसको दे दो, इस बच्ची की जिंदगी बन जाए, हम उसको दे देते हैं। ना माँ ने क्लेम किया, ना किसी और XYZ ने किसी ने क्लेम किया, ये जो एक ठेकेदार आ गए थे इंसानियत के बीच में, ये सब उन्होंने क्लेम करके उनको पकड़ के ला के जलील और रुसवा मजीद उनको कर दिया माशरे के अंदर। अच्छा, आप जैसे आपने बात की ना, बिल्कुल सही है, वो जो कलमबंद कराया गया ना बयान उनकी जानिब से, अब आपने बिल्कुल स्टोरी सुना दी। सिर्फ थोड़ी सी बात, सिर्फ थोड़ी सी माजरत के साथ, आपने कहा ना देते नहीं है, चले मुझे पता चल गया यही माँ थी। एक बात कर रहे हैं हम, ये आती है मेरे पास, ठीक है, जो बेच चुकी है, मैं उसको दोबारा दे दूं कि लो अब दोबारा जाके बेच ही आओ, ये अमल करता मैं उसके साथ?
नहीं, मैं नहीं कर सकता था ना। कोर्ट का रास्ता बताया, उसमें मैं बताया भाई डीएनए होगा ताकि तुम ऐसा ना हो झूठी माँ बन करके चली जाओ। ठीक है, तो अगर असल माँ हो तो चली जाओ। वो नहीं गई, अब मुझे नहीं पता झूठी थी या वो सच्ची थी। अब वो जो खातून है जो कि उसकी माँ है, उनका कहना ये है कि जब माँ ने आपसे बच्ची वापस लेना चाही तो आपने इनकार कर दिया। आपने कहा कि इसका डीएनए होगा पहले, उससे पहले बच्ची नहीं जाएगी। आपने बिल्कुल सही बात, नहीं, आपने बिल्कुल सही बात की आपने। उसके बाद माँ ने जब अपना बयान कलमबंद कराया, उन्होंने ये भी लिखा है कि जब इकरारुल हसन से रब्ता किया गया, इकरारुल हसन साहब आए, उनको जो है वो पहले वो कुछ रवाबित हुए, मामलात को समझने की कोशिश की गई, कुछ दिन उनको जो है वो किसी और जगह पर रखा गया। उसके बाद वो आपके पास लेकर आए बच्चा। जब वो आपके पास बच्चा नहीं, उनके प्रोड्यूसर कामरान। अब जब वो आपके पास लेकर आए, तो मेरा ही फोन साल में एक बार उठाते हैं तो किसी से क्या मिलेंगे। नहीं, उनके प्रोड्यूसर कामरान थे। और उसके बाद जब शो रिकॉर्ड करना था, एट दैट टाइम इकरारुल हसन वाज देयर। इकरारुल हसन साहब आए, प्रोग्राम रिकॉर्ड किया। उस प्रोग्राम में वो बच्चा आपने उनकी गोद में रखा एंड जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ आपने बच्चा वापस ले लिया। बिल्कुल सही कहा। ये 2 स्टेप का काम था। फर्स्ट स्टेप पे उनके साथ बच्चा रवाना कर दिया था। सेकंड स्टेप पे उन्हें जब पता चला ये मामला खराब है और हाईलाइट हो गया है, तमाशा बन गया, हम भी फंस जाएंगे क्योंकि बच्चा तो हमने खरीदा है, तो वो बच्चा छोड़ करके चले गए। जब वो छोड़ करके चले गए तो उनसे लिखवाया, उनकी वीडियो बनाई, सारी चीजें हमारे पास मौजूद हैं। अब उस बच्ची को मैं माथे पे शेल्टर लिखवाने से अच्छा ये नहीं था कि मैं उसको एक इज्जतदार घराने की इज्जत बना देता। इसमें मेरा जुर्म किधर है, जरा बता दीजिए आप। आपको लगता है हम जिस माशरे में रहते हैं, या चलें अगर हम बाहर की भी बात कर लें, जिस माशरा तो सारा एक ही है, चाहे कोई अंग्रेजी बोलता है या पंजाबी बोलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है जैसे अडॉप्टेड बच्चे होते हैं या उनकी शादियां, खासतौर पर बच्चियां, उनकी शादियों का प्रोसेस आसान है? क्योंकि हमारे यहाँ तो लड़कियां कवारी बैठी रहती हैं, बिल्कुल स्टेबल पीसफुल फैमिली से उनका ताल्लुक है। आप आखिरी कब विजिट किया था शेल्टर पे आपने? मैंने मेरे ख्याल से 6 महीने हो गए, 6-7 महीने हो गए, 6-7 महीने हो गए ना। अभी आप जाएं शेल्टर पे, या अभी उठ के चलते हैं, चलो, झूठ का झूठ और सच का सच हो जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कितनी लड़कियां बैठी हैं जो अपने मुंह से, अब तो माफ कीजिएगा मैं फिर गुस्से में ऐसे ही अल्फाज बोलता हूँ, बोलना भी नहीं को, भोंक रही है बाकायदा कि हमारी शादी कर दो। मैं नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? फिर वो जाली शादियां हो जाएंगी और असल तलाक़ें हो जाएंगी उसकी, तो फिर मैं फंस जाऊंगा आकर के, एक नया केस मेरे ऊपर लागू हो जाएगा। सोशल वेलफेयर वाले आए, मैंने बोला भाई वो बच्चियां शादियों का कह रहे हैं, अब लिख करके देना कि आपको अलाउ है शादी करा दो, तो हम करा देंगे, वरना आप रिश्ता ले आओ मुझसे करा देंगे, वरना इनको हमसे ले जाओ कहीं भी जाके शादी करा देना, हमें उस पर भी कोई एतराज नहीं है। तो हमें तो किसी बात पे भी कोई एतराज नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है कि जैसे ईदी सेंटर की अगर हम बात करें तो उसके झूले मौजूद हैं जहाँ पर बच्चे अपने जिसने भी बच्चा छोड़ना वो झूले में डाल के जाता है। आप लोगों का ऐसे कोई भी सिंबॉलिक झूला वगैरह मौजूद नहीं है? अब आपने जवाब देना है मेरे सवाल का। मैंने सवाल कर दिया, आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ ना, मगर वो सवाल मेरा मौजूद नहीं है, फिर भी आपके पास बच्चे कहाँ से आए? कहाँ से आए, यही तो बता रहा हूँ सवाल। आपको लगता है कि कोई एक बच्चा भी उन झूलों में डाला जाता है? आपको लगता है ऐसा? डाले जाते हैं लोग, डाल के जाते हैं, नहीं डाला जाता, लोग डाल के जाते हैं, कोई एक भी नहीं डाला जाता। जिसके ऊपर कैमरे लगे हैं, जो चारों तरफ से सड़क चल रही है, उधर झूला पड़ा है, कोई पागल का बच्चा लाके उस झूले में डाल के दुनिया को दिखाएगा लो हम इसमें बच्चा डाल के जा रहे हैं। कैसी बच्चों ऐसी बातें? वो उस वक्त ईदी सेंटर की बात है जब पीटीवी होता था और ना कोई चैनल था, ना कोई सोशल मीडिया था। आज सोशल मीडिया का दौर है, हमने उसको एडवांस किया है। आपने क्या किया? हमने ये किया कि हम अपने मैसेजेस चलाते हैं कि खुदा के वास्ते इन बच्चों की जाने ना लो, हमें दे जाओ, तुम कुछ ना बताना चाहो ना बताओ, बताना चाहो बताओ, ये हमारा गुनाह है। तो क्या मकसद, मैं कोई मशीन लगाए हुए वहां पे, मैं मशीन से बच्चे पैदा कर रहा हूँ वहां पे? मेरे पास कहाँ से आ रहे हैं बच्चे? सोचने की बात सवाल है जो आपसे इदारे पूछ रहे हैं कि आपके पास बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं ना, अब बताऊं फिर आपको मैं। अभी एक बच्चे का बताया था कि ये फैमिली यूं छोड़ के गई है, एक कॉन्फिडेंस पे, मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा उस पे, ठीक है। उन्होंने आगे दिया, आगे से थाने में पहुंचा, थाने वाले उस बच्ची की माँ को फोन करके पूछ रहे हैं बेच के आई हो, खरीद के आई हो, बच्चा कैसे हुआ था, ये कैसे हुआ था वो। यानी आइंदा अगर उसके कहीं इर्द गिर्द कोई ऐसा बच्चा दुनिया में आएगा तो आपको उम्मीद है कि वो कहेगी जाके किसी इदारे में दे आओ?
वो कहेगी उठा के ना थैले में बंद करके गटर में डाल दो इसको, नाले में डाल दो इसको, कचरे में डाल दो इसको, कुत्तों के आगे डाल दो इसको, ये होगा। यही करते हैं फिर इंशाल्लाह, कोई इशू ही नहीं है मुझे तो। अल्लाह माफ करे। अगर आप लोग चाहते हैं तो हम तो राजी हैं। हम लोग तो नहीं चाहते, हम अडॉप्शन देखें। हम तो वो लोग हैं जो कहते हैं राजी तेरी रजा में खुश है तेरी खुशी में, हमारा तो कोई इशू जो ही नहीं है। तरीकेकार है डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। अडॉप्शन देखें होती है, लेकिन अडॉप्शन में ह्यूमन ट्रैफिकिंग में फर्क है। तो बाबा कहाँ हुई है ट्रैफिकिंग? वो तो चार्जेस तो आप पे यही लगे ना। तो चार्जेस में आप यहाँ बैठी हैं, मैं अभी आपके FIR कटवा दूं कत्ल की, फिर साबित होगा तो पता चल जाएगा। अब अगर मेरी 7 जमानतें मनसूख हों, ट्रैफिकिंग साबित हो गई और मैं 20 महीने 16 दिन अंदर हूं, तो फिर तो क्वेश्चन साबित होगा। हो गई। तो ये कौन सा क्राइटेरिया है कि आप अगर 2 साल बाद छुटे, 2 साल बाद छुटा हूं तो मेरे साथ जाती हुई है? मैं कहता हूं दुनिया की सारी इंक्वायरियां करना, पहले ये इंक्वायरी करो कि मैं 2 साल बाद क्यों छुटा हूं, मेरे पीछे कौन लोग लगे हुए थे, ये मीडिया पे गेम कौन चला रहा था, मैं छुटा हूं। कहीं आपने खबर देखी है मेरे मुतालिक? कहीं एक सिंगल न्यूज कहीं आई कि मैं छुट गया? नहीं आई ना। आप कह रहे हैं मीडिया चैनल्स आपके खिलाफ नहीं है? नहीं, कोई मीडिया चैनल मेरे खिलाफ नहीं है। बच्चा मीडिया का मेरी इज्जत करता है, मुझे जानता है, और मैं भी उन सबकी इज्जत करता हूँ। जो खबासत करने वाले लोग हैं वो खबासत करते हैं और वो खबासतें करवाते हैं। कौन थे जो मीडिया चैनल से चलाते हैं? सबसे ज्यादा तो आप कैसे चलिए C21 पे, फिर कौन चला रहा था? किसको मुझसे इतनी मोहब्बत थी? नहीं, मैंने हमने तो आज भी आपको कहा, आज भी आपको कहा कि उस शख्स का नाम मैं सुनना नहीं चाहता, ना मैं लेता हूँ। उस शख्स का नाम नहीं लेते हम। मैं नहीं लेता। सारी कहानी सुना दी, लेकिन उस शख्स का नाम नहीं लेते। इतना आपको मैंने रिक्वेस्ट की थी, बाकी मैंने कहा मुझे कोई सवाल भी नहीं बताए, जो पूछना है पूछे, मैं आपको अच्छा, मुझे एक और बात बताइए, एंटी नारकोटिक फोर्स की जानिब से भी एक दफा छापा मारा गया आपके घर पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक दफा। हाँ, उससे पहले भी। अच्छा, मुझे बताएं कि उससे पहले भी एक बात बता दूं। पढ़ते हैं छापे आपकी? अरे भाई, जब पीछे दुश्मन होते हैं तो ये सब कुछ होते हैं। मुझे कहीं एक जगह तो खड़ा कर दो शाइस्ता। कभी हम फंड्स खा जाते हैं, कभी हम बच्चे बेच देते हैं, कभी हम मंशियात का काम। अबे भाई, कोई एक कारोबार करवा दो मुझे भाई, मैं उसको एक्सेप्ट भी कर लूंगा। जो तुम इनमें से कहते हो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। आप कह रहे हैं वो शख्स बर्तानिया में बैठ के ये सब कुछ पाकिस्तान एक वो शैतान है और एक उसका पार्टनर शैतान यहाँ है जो आए दिन जोकर बन के तमाशे सोशल मीडिया पे दिखा रहा होता है। ठीक है, आप क्यों मुस्कुराई? सवाल अगला करने वाली हूँ ना। सवाल अगला नहीं, आने वाला यहाँ मसला ये शाइस्ता, पता सबको सब कुछ होता है। नहीं, मैं इस ईमान से कहता हूँ, मैं इस ईमान से कह रहा हूँ, आपको भी पता है कि सारिम बर्नी इतना भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मैं अपने ईमान से कह रहा हूँ, आप भले ना मानो इस बात को, लेकिन आप नहीं बोलोगी। आपको एक एक चीज इसके हकाइक का पता है, आप नहीं बोलोगी। सिर्फ एक ही जुर्रतमंद आदमी है नहीं, हम जो गलत को गलत, सही को सही, गलत को गलत, सही को सही बोलने की हिम्मत तो है। मुझे एक बात बताएं, अब जैसे आपने बात कर दी, एक और चीज है जिसके बारे में कहा यह जाता है कि बहुत सारे NGOs काम कर रहे हैं। आप जो हैं सारिम बर्नी साहब ज़फ़र अब्बास साहब के साथ बैठते नहीं हैं, और ज़फ़र अब्बास साहब का कहना ये कि आप इसलिए नहीं बैठते क्योंकि आप उनको झूठा साबित नहीं कर सकते। मैं किसी भी छिचोरे के साथ नहीं बैठता, मेरी आदत है, इसमें नई बात क्या है। पहले बैठते थे आप लोग? नहीं, मेरे कभी वास्ता ही नहीं, कभी नहीं बैठे आप? किसी भी शो पर आप कभी नहीं बैठे? बैठा हूँ तो मैं एज अ गेस्ट था, वो एज अ जो ऑडियंस होते उसमें बैठा है। वो कह रहे मैं तो डरता ही नहीं हूँ, अगर सारिम बर्नी साहब मेरे साथ बैठना चाहें तो बैठे। मैं क्यों बैठूं? वो इसलिए नहीं बैठते क्योंकि वो झूठे हैं। वो है कौन? सारिम ज़फ़र अब्बास, JDC, इतना बड़ा नाम, इसको कौन है? इतना बड़ा नाम, लोगों का ट्रस्ट। इतने जोकर होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, मुझे तो नहीं पता ये कौन सा है। मैं तो इसको नहीं जानता। कौन है ये? सिर्फ इसका मुझसे वास्ता क्या है? क्यों बैठना चाहता है मेरे साथ? मैं क्यों उसके साथ बैठूं? मतलब किसी भी अगर सिचुएशन होती है, सोशल वेलफेयर की बात होती है, NGOs की बात होती है, मैं आपके साथ बैठा हूँ, आप अभी फोन करके सवाल ले लें, आप कर लें। मैं उस शख्स की शक्ल ही नहीं देखना चाहता। मैंने आपको कहा है, जो लोग मेरे नापसंद होते हैं, मेरा जिंदगी का उसूल है, मैं उनसे फासला कर लेता हूँ। ना उनका नाम सुनता हूँ, ना उनकी शक्ल देखता हूँ, ना उनका जिक्र करता हूँ। तो ज़फ़र अब्बास साहब आपको नापसंद क्यों है? मैं ये बात ही नहीं कर रहा, मैं तो जो लोग की बात कर रहा हूँ। आप ज़फ़र अब्बास के साथ बैठना पसंद नहीं करते, ये बात आपने बोली है ना। मैंने आपको कहा जो लोग मेरे नापसंद होते हैं, अब वो है या नहीं है, मैं तो आपको बोल ही नहीं रहा। बैठते ही नहीं है। बात ये है, मैं उसके साथ बैठूं क्यों, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, अगर फॉर सपोज कहीं पर, जैसे पाकिस्तान की अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पर तमाम NGOs मिलकर काम करती हैं। एक बच्ची का वाकया हुआ था,
ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा उसका भी, उस बच्ची का वाकया हुआ था। अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने एक फैसला भी दिया, कितने साल बाद दिया, आप जैसे 2 साल को एतराज बना रही हैं, कितने साल के बाद फैसला दिया और ये बताया निकाह तो सही है। फिर वो अगवा कैसे हो गई थी, उसका खून का दुपट्टा कैसे मिला था, वो ड्रामे तमाशे जो हो रहे थे वो सब क्या थे, किसी ने बोला? आपने कोई प्रोग्राम किया उस पे? आपने उन मौसूफ को बुला के पूछा कि आप क्या तमाशे रमजान ट्रांसमिशन में करके आए थे? पूछा आपने? नहीं पूछा ना। सिर्फ ये कि दिलीर आदमी है जो आपको आप बात करके भी आगे बैठा और आपसे बात कर रहा है। वो ड्रामा था? क्या था वो? क्या था वो? आप बता। बच्ची खुद नहीं गई, उस बच्ची ने शादी नहीं की, ठीक है, जिसको आज फिर ड्रामेबाजी से इज्जतदार बाप बताया जा रहा है। माजरत के साथ भाई, मैं उनसे भी माजरत कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, एक ऐसे जिक्र कर रहा हूँ, मैं उस बाप पे लानत भेजता हूँ जो अपनी औलाद को, खुसूसन बेटी को, पूरी दुनिया में रुसवा करके कहे कि देखो मैंने फिर सीने से लगा लिया। तुमने रुसवा क्यों किया था उसको, गरीब को? आप कह रहे हैं कि अगर वो लड़की ने घर से भाग के शादी की और उसके बाद उसने निकाह, इशू क्या था? आप में ही नहीं इतनी जरूरत आप चलाएं। नहीं वो उनका तो कहना ये इशू ये था, शिया सुन्नी का इशू था। आप मैं जरूरत चला दीजिएगा, मैं तो राजी इस बात पे, चला दीजिएगा। क्या कॉन्फ्लिक्ट था? यही था। सारे कौन थे वो जो यूट्यूबर बड़े मौजूद सहाफी बने बैठे हुए थे, कौन थे वो लोग? और मेरे पीछे कौन थे? वही सारा जत्ता था जो उसमें था, वही सारा जत्ता था जो इसमें था। किसी की भी इज्जत उछाल दें। भाई मैं भी सहाफी हूँ, मोबाइल मेरे पास भी है, मैं भी किरदार कशी कर सकता हूँ और किसी की नहीं करता। कह रहे हैं कि एक बाप ने अपनी बेटी को इस्तेमाल किया। मेरी एक तरबियत है, करनी भी नहीं चाहिए किरदार कशी, तो वो करता है जिसके पास दलाइल खत्म हो जाते हैं। मेरा इदारा है, मैं सिया करूं सफेद करूं, मैं अपने निजाम वालों को जवाबदेह हूं, मैं किसी को तो नहीं हूं, किसी को चाहिए भी नहीं मेरी साथ पे एतराज करे ना, मुझे ये जेब देता है मैं किसी के इदारे पे। लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं, लोग आपको, अल्लाह का शुक्र है, सही करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ दीन मीन तो छोड़ें, मैं आपको कह रहा हूं मैं अपने बाप से नहीं पैदा हुआ हूं। अगर कोई ऐसा अमल जो मेरे पर चार्जेस लगे हैं मैंने किया हो, शायद सोचा तो होगा, वो भी इसका शायद जर्रे बराबर, इंसान हूं, इंसानी सोच है, 10 सोचे देता है। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, इतनी बड़ी बात करो अपने बाप से, इसलिए ये बात जोड़ रहा हूं साथ में, सोचा भी कभी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन करना मुझसे बड़ा बदबख्त कोई ना हो। मैं कहता हूं मैं भी बर्बाद हो जाऊं, मेरे से पैदा होने वाली नस्ल भी बर्बाद हो जाए। ऐसे आदमी को इस माशरे में रहने का फिर हक नहीं है, उसको जीने का हक नहीं है। बजाय इसके कोई उसको बर्बाद करे, मैं कहता हूं अल्लाह खुद उसको बर्बाद कर दे जिसने ऐसा अमल 1% भी किया हो। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आपके साथ ये सारा केस, आपको एक वीडियो भेजी थी, देखी थी आपने? हाँ मैंने देखी मेरे थी। उस अल्फाज पे सबने एतराज किया था, आप ये भी नहीं चलाएंगे मुझे पता है। मैंने कहा था जिसने ये किया हो वो सुअर से पैदा हुआ हो, अपने बाप से नहीं पैदा हुआ, मैं अपने लिए कहा था। और मैंने ये भी कहा था कि अगर ये सच, जिसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की है जी, और अगर ये सच है तो मैं सुअर से पैदा हूं, और अगर ये सच नहीं है तो मेरे पीछे मुहिम चलाने वाले और चलवाने वाले वो अपने बारे में सोचें बस कि वो क्या है। अच्छा मुझे ये बताएं कि लोगों का एक एतराज़ है कि जैसे सोशल मीडिया के बहुत सारे लोग जो हैं वो NGOs में जाते हैं, बहुत सारे सेंटर्स में जाते हैं जहाँ पर ख़वातीन और बच्चियाँ मौजूद होते हैं, तो लोगों का ये आम तासुर भी है और लोग ये बात करते भी हैं कि वहाँ पर उनको जो ज़िंदगी दी जाती है वो किसी कैद खाने से बढ़कर नहीं है। ऐसा है क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अगर हम बात करें तो पहले तो कोई भी मीडिया सेल कॉल करता है तो पहले तो हमें 24 घंटे पहले बताना पड़ता है कि हमने आना है, ताकि जो है वो उसकी, मैं जनरल बात कर रही हूँ ये, ताकि उसकी तैयारी हो सके या चीज़ें हो सकें। फिर उसके बाद चंद लोगों को ही बाहर जो है वो मीडिया के सामने लाया जाता है, वो लोग जो कि आप जिन पर भरोसा होता है आप लोगों का, और उसके बाद उनकी जो ज़िंदगी है वो जो पढ़ाया जाता है वो सिर्फ वही बात करती हैं या करते हैं। ऐसा है इसमें, आप मानते हैं कि ऐसा है? अभी मेरे मोबाइल भी आप रख लीजिए, अभी हम उठ के चलें कैमरे लेके और जितने लोग वहाँ मौजूद हैं, बच्चा बड़ा बूढ़ा, सबसे इंटरव्यू करा दूं तो आपको यकीन हो जाएगा कि सारिम बरनी लफ्ज सच्चा बोलता है। बोले आप करेंगी?
अभी होना उठे तो मेरे ऐसा ही साथ, चाहिए। अभी उठे, अभी चले मेरे अभी मैं साथ। आपको एक बात बताऊं, मैं देखें अपना पर्सनल, देखें सारी वो सेंसिटिव जगह है, उधर 10 किस्म के लोग होते हैं, 10 किस्म की बच्चियां होती हैं, 10 किस्म के मामलात होते हैं। हर किसी को ना ला के सामने बिठा सकते हैं, ना हर किसी को हर वक्त इजाजत दे सकते हैं अंदर आने की। अच्छा, जब आप पे केस चल रहा था तो बहुत सारे लोगों से राब्ता किया गया, जो हमारे साबिक गवर्नर हैं कामरान टिसोरी साहब, उनसे भी राब्ता किया गया, लेकिन उन्होंने भी हाथ खींच लिए कि बड़ा हाई प्रोफाइल केस है, बहुत हाई प्रोफाइल था, बहुत ज्यादा। मैं यही तो हैरान हूँ कि अबे भाई तू है किस खेत की मूली और मेरा केस इतना हाई प्रोफाइल में, इसी पे तो हैरान हूँ मैं। कभी कभी शीशे पे देख के अपने आप को हंस रहा होता हूँ कि या अल्लाह मैं हूँ क्या चीज कि मेरे पीछे मुल्क के सबसे बड़े इदारे ISI भी लगा हुआ है, मेरे पीछे US वाले भी लगे हुए हैं। अबे भाई मैं हूँ क्या, मुझे बता तो दो मैं हूँ क्या, मुझे कोई बता तो दे। उन्होंने बताया ना आपको चार्जेस लगाए हुए तो हैं। तो यार चार्जेस तो किसी, मैं अभी जाऊं और FIR कटवा दूं कि मेरी जेब से शाइस्ता ने पर्स चोरी कर लिया, कट जाएगी FIR, फिर क्या होगा? साबित भी करनी पड़ेगी ना। तो वो जो उन्होंने बयान कलमबंद किए, तमाम तर चीजें की हैं, वो आपको लग रहा है कि अभी तक कहीं ना कहीं मामला आपको लग रहा है कि देखें उन मामलात पे नहीं बोलना। अच्छा मुझे बताएं कि अगर कोई भी फैसला आता है, आपको एक लफ्ज कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें, कोई भी फैसला आता है आपके हक में या आपके खिलाफ, बिस्मिल्लाह, आप उस बात को फिर मानेंगे? नहीं, कि ऐसा नहीं मानेंगे। मैं हक में आएगा तो भी नहीं मानूंगा, मैं मेरे खिलाफ आएगा तो भी नहीं मानूंगा, इसलिए कि मैं खुद अपने आप को जानता हूँ। मैं खुद जानता हूँ अपने आप को। वहीं खड़े हो के जिसने बच्ची खरीदी थी, ठीक है, कलमा पढ़ के, कलमे की कसम खा के जो कुछ बोल रहा था, मैं हैरान रह गया। मैं आपको अभी जाते हुए प्रोग्राम खत्म हो, मैं आपकी उसको वीडियो दिखाता हूँ और फिर उसके बयान पढ़िएगा और फिर अंदाजा लगाइएगा कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। जब आप कह रहे हैं कोई भी फैसला आ गया आप नहीं मानेंगे? नहीं। अच्छा, मैं चंद नाम लेती हूँ। फैसले की जरूरत ही नहीं थी, इस केस बनने की जरूरत ही नहीं थी। ये टोटली मेरे साथ जुल्म हुआ और ज्यादती हुई है, टोटली आपके साथ ज्यादती हुई है, और ज्यादती जिसने की है उसके बारे में आप जानते हैं। आपने कहा था मैं अमेरिका से जब आ रहे थे वापस, आपने कहा था मैं वापस पहुंचकर कुछ हकायक से पर्दा उठाऊंगा। तो क्यों नहीं उठाने दिया? तो आप गिरफ्तार हो गए, तो उठाने क्यों नहीं दिए? कौन से ऐसे हकायक थे जिससे आपने पर्दा उठाना था? बताऊं ये उठाने आपने देखे, आप तो आ रहे थे बताने। अब इसका वक्त आगे चला गया है। अच्छा, वो आपने पोस्टपोन कर दिया? इसका वक्त नहीं, पोस्टपोन नहीं किया, बताएंगे बाद में, डिले, क्योंकि अभी जरूरत नहीं है ना, अभी सामने लाऊंगा बाद में। ठीक है। अच्छा, मैंने कुछ नाम लेने, आप उनके बारे में क्या कहते हैं? आपके दिमाग में आपको क्या लगता है कि उनको क्या चीज़ उन्होंने ज़िंदगी में ऐसी की जो कि नहीं करनी चाहिए थी? अब्दुल सत्तार ईदी साहब, जो किया सही किया, क्योंकि एक अक्लमंद बाशऊर इंसान थे। जो किया होगा बेहतर किया होगा, शायद हम समझे ना हो या हमने गलत समझो। अब्दुल सत्तार ईदी के बारे में आपकी राय क्या है कि वो क्या थे? मकसद अगर आज भी बैठ के हमें उनके बारे में राय देनी है तो हमें शर्म से डूब जाना चाहिए। तो आप कह रहे हैं जिस तरीके से, ठीक है, फैसल ईदी बेहतरीन इंसान है, क्या चेंज करना चाहिए? मुझसे अगर पूछे, मैं फैसल से इस बात पे नाराज हूँ, पता नहीं किन हाथों में चढ़ा हुआ है, किन की बेवकूफियों में लगा हुआ है। बहुत समझदार, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। ईदी साहब को लोग को भूल जाना था इसके पीछे। मैं तो ये समझता था कि फैसल जिस दिन आएगा ये टोटली संभालेगा बेहतरीन तरीके से, लेकिन मुझे नहीं पता क्या मसाइल अंदर, क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन मेरी दुआ है फैसल के लिए, अल्लाह उसको कामयाब करे, और हम अपनी जातों के लिए नहीं कर रहे, ठीक है, सोशल वर्क इंसानियत के लिए हो रहा है। लोग इसको कुछ भी समझे, वो उनकी मर्जी है, लेकिन सच बात यह है कि ये एक बीमारी होती है जो इंसान गालियां सुन के भी लगा रहता है। बस इसमें बस इतना ही कहूंगा। आलिया बर्नी एक बेहतरीन खातून है, लेकिन बस गुस्से की बहुत तेज है, वरना बेहतरीन खातून है, कोई इशू नहीं। बेहतरीन खातून है। जफर अब्बास, मेरे से उससे है ही नहीं कोई ऐसा कि मैं उसके बारे में अच्छा है बुरा कह सकूं। कुछ भी राय है, अब इतना बड़ा जब इंसान कहीं होता है और उसके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, तो जाहिर सी बात है आपका टकराव भी होता है। नहीं, कभी काम एक जैसा है, सोशल वर्कर है दोनों। नहीं हुआ, नहीं एक जैसा नहीं है। मैं राय क्या है आपकी उनके बारे में? मेरी कोई राय नहीं है। मैंने आपको कहा, जिससे मुझे वास्ता होता है मैं उससे वास्ता रखता हूँ, जिससे मुझे वास्ता नहीं होता मैं उसका ना नाम सुनता हूँ, ना शक्ल देखता हूँ, ना उसके पास जाता हूँ, ना उसके साथ बैठता हूँ। तो मैं इस बारे में क्या राय दूँ किसी के बारे में? ठीक है। निदा यासिर बहुत अच्छी खातून है, खातून। मैं होश नहीं, मैं क्या जानूँ होश कैसी है कैसी नहीं है, लेकिन अच्छी खातून है। इकरारुल हसन मेरे भाइयों की तरह है, दोस्तों की तरह है, लेकिन उसने मेरे साथ बहुत जुल्म किया। क्या जुल्म? इस पीरियड में मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ। अब तो फिर मुझे लगता है कि झूठ बोलता है ये, अब लगता है
क्योंकि जब मुझ पे वक्त आया तो मेरे साथ नहीं खड़े हुए। वो जो उनका स्लोगन है कि मैं जुल्म के मजलूम के साथ खड़ा होता हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ, मैं उसके मुंह पे भी ये बात कह दूंगा, और ये मुंह पे ही कह रहा हूँ ना कि वो सुनेगा और मुझसे पूछेगा कि सारिम भाई ये क्या कहा, तो मेरा ख्याल है पूछना भी नहीं चाहिए, उसको पता ही है कि मैंने क्या कहा। आपने मतलब राब्ता करने की कोशिश की? 10 बार, 50 बार, 100 बार। क्या रिस्पॉन्स था उनका? बस आ रहा हूँ, कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो मैं यही कह रहा हूँ, जब तुम मेरे लिए नहीं खड़े हुए तो कौन सी आवाम को राज करवाओगे? तो मैं तो खुद ये सोचने पे मजबूर हूँ। आखिर में अली शेखानी, और ये वो शख्स है, मैं इसकी इज्जत करता हूँ, मैं बताऊं, मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा है, इसकी ये बेवकूफ़ी है जो उसने मेरे साथ की। लेकिन इकरार, अच्छा इंसान है, मेरे साथ हमेशा अच्छा रहा है। इसने अपनी औलाद की कसम खा के ये कहा था कि मैं अपने से ज़्यादा सारिम भाई पे भरोसा करता हूँ, और अल्लाह का शुक्र है कि मैं ऐसा ही इंसान हूँ। मैं फरिश्ता नहीं हूँ, मगर मैं ऐसे किसी गंदे काम में न था, ना हूँ, ना आइंदा जिंदगी में कभी सोचा है। कल मुझे नहीं पता, सोचा नहीं है, कल का तो पता ही नहीं है, और गारंटी आप लेते नहीं है। अली शेखानी नहीं जानता मैं, एक बार मुझसे एक प्रोग्राम में मिले थे, बस मैं नहीं जानता। कैसे इंसान लगे आपको? कैसे इंसान लगे? ऐसे ही लगे जैसे जिनसे सब खुश रहते हैं, लंबी लंबी फेंकते हैं, लोग लाइन में लग जाते हैं, बस। और तो कुछ नहीं कह सकता इनके बारे में या किसी के भी बारे में। लेकिन आज के दौर में कामयाब वही है जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। ठीक है, अच्छा आपको आखिर में ये बता दें, कोई गिला है लोगों से? जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे आपने राब्ता करने की कोशिश की, रिस्पांस नहीं मिला, केस आपका चल रहा है। सिर्फ अपनी हुकूमत से और अपने इदारों से मीन्स एजेंसियों से बहुत सख्त मुझे गिला है, क्योंकि ये सब कुछ जानते हैं, और अगर ये जानते हैं कि मैंने ये किया तो बहुत शर्मनाक बात है। फिर तो मैं यही कहूँगा कि ये इदारे ख़त्म ही हो जाए तो बेहतर है, जिनको सही का सही नहीं पता और गलत का गलत नहीं पता, बस। मतलब अगर आप पे इल्ज़ाम साबित हो जाता है, अरे इल्ज़ाम तो काहे का साबित होता है? भुट्टो साहब को फांसी चढ़ा दिया, 45 साल के बाद शहादत का रुतबा दे रहे हैं, कौन सा इल्ज़ाम? किस इल्जाम की बात कर रहे हैं हम? कौन से इंसाफ की बात कर रहे हैं हम? जरा आप एक बार अदालत जाके खड़ी तो हो, जाके देखे तो सही। मैं तो अभी भी बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ, आप में जरूरत नहीं, आप मजबूरी कहेंगी मेरी बॉस ने मना कर दिया ये नहीं चलाओ, मेरे फला ने मना कर दिया चलाओ। मैं तो कहता हूँ मुझे फांसी पे चढ़ा दो, मुझे नहीं डरता किसी से। मैं वो वाला आइटम ही नहीं हूँ जो डर जाए किसी से। मैं नाम पूछ रही थी ना, एक नाम लेना भूल गई मैं। नहीं वो मत लीजिएगा, अभी दोबारा याद आ गया मुझे। अब देखिए हम सोशल वर्कर्स की बात करें, नाम तो लेना पड़ेगा ना, अंसार बर्नी साहब। उनसे पूछे जिनका उनसे राब्ता हो। नहीं आपके भाई भी तो है ना। भाई क्या आपने तो भाई मानने से इनकार कर दिया। काबिल और काबिल कौन थे? वो तो ये तो उनके जुमले, यही तो बता रहा हूँ, उनके जुमले क्या थे? क्या थे? हाबील ने काबिल को मार दिया, झूठ बोला था ना कि छोटे ने बड़े को मार दिया, काबिल बड़ा था, काबिल ने हाबिल को मारा था। तो सच तो यही है, इधर भी हाबिल और काबिल ही है। अब जिसका जिसको जी चाहे हाबिल समझे, जिसको जिसका जी चाहे काबिल समझे, इतना ही कहूँगा बस इस पे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सारिम बर्नी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और अक्सर बेशतर ऐसा ही होता है पे ना मेरे भाई बहन मुझसे नाराज हो गए, पहले भी गुस्सा हो रहे थे कि मत करो, लेकिन मैं क्या बताऊं कि ये लोग करते ही ये सवाल है, मैं मजबूर हूं बोलने। नहीं, मैं ये बात ही कहने वाली थी कि जिस तरीके से जब भी केस चल रहा होता है, बहुत सारे घिनौने कह लें, सख्त कह लें, इल्जामात लगते हैं। बहुत कम लोगों में जरूरत होती है कि वो अपने उन सवालों को फेस करें, उन सवालों के जवाब दें। और केस चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है, जब इंसान पर मुश्किल वक्त आता है तो फिर पता चलता है कि आपके साथ कौन खड़ा है, कौन नहीं खड़ा। बहुत सारे गिले भी हैं, चीज़ें चल रही हैं, आगे देखते हैं क्या होता है, मुअज़्ज़ज़ अदालत क्या फ़ैसला करती है, और आप इनके जवाबों से कितने मुतमईन हैं ये ज़रूर आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।